Hello students, welcome to our channel Current Affair Updated. This is Devashish Awasthi. आज हम आपके लिए मंथली करंट अफेयर्स का वीडियो लेके आए हैं जिसकी आप लोग बहुत दिनों से डिमांड कर रहे थे। आज हम पूरी करंट अफेयर्स अपनी अप्रैल 2025 ये जो मंथ है इसका कंप्लीट एक वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा और सारी अप्रैल 2025 की सारी करंट अफेयर्स आपको एक सिंगल लेक्चर में अवेलेबल मिल जाएगी। ओके, और अगर आप चाहते हैं मैं ऐसे ही मंथली करंट अफेयर्स बनाता रहूं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा जिसमें मैं आपके लिए ऐसे ही मंथली करंट अफेयर्स के वीडियोस लाता रहूं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं अप्रैल मंथ में क्या क्या चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, देखिए स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बुकलेट के बारे में बताना चाहता हूं। जैसे आपको पता होगा अप्रैल मंथ कंप्लीट हो गया है और आपके एग्जाम्स जो मई जून में होंगे, ओके, मई जून या जुलाई में भी होंगे, तो आपको प्रीवियस 10 मंथ की करंट अफेयर्स एग्जाम में पूछी जाएगी। तो यहां पर मैं आपके लिए जुलाई से लेके अप्रैल तक की कंप्लीट बुकलेट आपको मैं प्रोवाइड करूंगा लास्ट 10 मंथ की, जो बुकलेट में एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। यहां पर आप देख सकते हैं डायग्राम्स हैं, एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं, ऐसे टोटल 1800 क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करूंगा जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया और डिस्क्रिप्शन भी इन क्वेश्चंस के पढ़ लिए तो एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा। ओके, अब आप सोच रहे होंगे ऐसी बुकलेट मिलेगी कहां पर, तो नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा कैसे आप बाय कर सकते हैं। और अगर आप एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको वहां पर ये कोर्स मिलेगा, करंट अफेयर्स का कोर्स एप्लीकेशन में। इसको तुरंत आपको बाय कर लेना है क्योंकि यहां पर जो मैंने अभी आपको नोट्स बताए वो तो मिलेंगे ही, प्लस आपको नोट्स की क्लासेस भी मिल जाएंगी। और अभी हमारा एक ऑफर चल रहा है जिसपे हम 40% का ऑफ भी आपको इस कोर्स में प्रोवाइड करेंगे। कोड याद रखिएगा, कूपन कोड है 1,000,040। इस कूपन कोड को लगाइए और 40% ऑफ भी आपको इस कोर्स में मिल जाएगा। ओके, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार जाकर इस कोर्स का कंटेंट चेक करें। ओके, कंटेंट ओपन है, आप एक बार जाकर चेक कर सकते हैं, उसके बाद आप खुद ही इस कोर्स को बाय कर लेंगे। ओके, और जिसको ये कोर्स नहीं चाहिए है उसको सिर्फ पीडीएफ चाहिए तो ये नंबर हमारा दिया हुआ है व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप व्हाट्सएप करके पीडीएफ को बाय कर सकते हैं। ओके, तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अप्रैल मंथ में क्या क्या चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। देखिए सबसे पहले हम अप्रैल मंथ में जितनी भी नेशनल अपॉइंटमेंट्स हुई हैं उन सारों को डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा आपसे जितनी भी नेशनल अपॉइंटमेंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले है 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, उसके चेयरपर्सन अपॉइंट हो गए हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है उनका नाम क्या है। ये फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज भी रह चुके हैं, नाम है दिनेश माहेश्वरी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा प्रेजेंटली हु इज द चेयरमैन ऑफ 23rd लॉ कमीशन, तो आंसर आपको लगाना है दिनेश माहेश्वरी जी। ओके, और बता दूं मैं लॉ कमीशन एक एडवाइजरी बॉडी है, कौन से लॉज को, जैसे पुराने लॉज हो जाते हैं उनको हटाना है या रिकमेंडेशन एक तरीके से देती है, एडवाइस करती है किसको, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को ये एडवाइस करती है। तो ओके, तो उसके लिए लॉ कमीशन जो है एस्टैब्लिश की गई है, ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, याद रखिएगा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये एक सिर्फ एग्जीक्यूटिव बॉडी है। ठीक है, और जिसके भी रिसेंटली चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए इसलिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब आप कहेंगे तो आपने पिछले मंथ भी पढ़ाया था, देखिए मैं इस मंथ इसलिए वापस पढ़ा रहा हूं क्योंकि 52nd चीफ जस्टिस जो है इनकी पहले बात बोली गई थी, जो हमारे संजीव खन्ना जी अभी चीफ जस्टिस हैं उन्होंने बोला था इनको चीफ जस्टिस बनाया जाए, बट अब हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि यही हमारे नेक्स्ट चीफ जस्टिस होंगे। तो 52nd चीफ जस्टिस जो होंगे वो है बी.आर. गवई। ओके, और याद रखिए 14 मई से इनका टेन्योर स्टार्ट हो जाएगा और इनका टेन्योर रहेगा, याद रखिएगा 23 नवंबर 2025 तक, मतलब सिर्फ ये 6 मंथ के लिए आपको याद रखना है देश के चीफ जस्टिस रहेंगे। और जो 51st चीफ जस्टिस थे जो अब रिटायर्ड हो जाएंगे 13 मई को, उनका नाम है संजीव खन्ना, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट में आते हैं। नेक्स्ट है इंटरनेशनल सेंटर ऑफ फिल्म्स फॉर चिल्ड्रन एंड यंग पीपल। ओके, इसके प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं और ये इनका नाम है जितेंद्र मिश्रा। तो याद रखिएगा CIFEJ के नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए जितेंद्र मिश्रा, टेन्योर रहेगा 2025 से लेकर 2027 तक। ओके, और मैं आपको बता दूं ये जो सेंटर फॉर फिल्म्स फॉर चिल्ड्रन एंड यंग पीपल है ये एक यूनेस्को बैक्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर ग्रीस में, एथेंस में इसका हेडक्वार्टर भी है। ओके, और इसका एजेंडा क्या है, नाम से पता चल रहा है सेंटर ऑफ फिल्म्स फॉर चिल्ड्रन। तो याद रखिएगा इसका एम जो है टू प्रमोट कल्चरल डाइवर्स एंड एजुकेशनल फिल्म्स फॉर चिल्ड्रन एंड यंग ऑडियंस। तो इस तरह की जो डाइवर्स एजुकेशनल फिल्म्स हैं वो चिल्ड्रन के तरफ
हमें ज्यादा प्रमोट करना चाहिए, तो वो इसका याद रखिएगा, इसका एक तरीके से एम होता है, ठीक है। और इसके प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए जितेंद्र मिश्रा। चलिए नेक्स्ट है, चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के। आपको पता होगा जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का कॉमन हाई कोर्ट है, और उसके नए नए चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए, नाम है जस्टिस अरुण पाली। तो ये उनकी इमेज है, जस्टिस अरुण पाली, ये चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं IWLF, दैट इज इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन एथलेटिक्स कमीशन, याद रखिएगा, दैट इज इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन एथलेटिक कमीशन की चेयरपर्सन अपॉइंट हुई हैं। और याद रखिएगा इन्होंने हमें सिल्वर मेडल भी जिताया था ओलंपिक्स में, नाम है मीराबाई चानू, सो वेट लिफ्टर हैं। ओके, और ये अपॉइंट हुई हैं एज अ चेयरपर्सन ऑफ एथलेटिक्स कमीशन ऑफ इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन की। ओके, नेक्स्ट आते हैं ICAR, बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके नए डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं, ये है वो डायरेक्टर जनरल, इनका नाम है मांगी लाल जट। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कौन है, एग्रोनॉमिस्ट हैं ये, याद रखिएगा। और ICAR के DG अपॉइंट हुए हैं, दैट इज डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं PFRDA, व्हाट इज PFRDA, दैट इज पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ओके, तो PFRDA के चेयरपर्सन अपॉइंट हुए, नाम है शिवा सुब्रमण्यम रमन। ओके, तो याद रखिएगा शिवा सुब्रमण्यम रमन जो है वो अपॉइंट हुए हैं PFRDA के, आपका चेयरपर्सन अपॉइंट हुए हैं। तो अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट RBI के डेप्यूटी गवर्नर जो हैं वो अपॉइंट हुई हैं, नाम है पूनम गुप्ता। इन्होंने रिप्लेस किया, जो माइकल पात्रा थे उनको रिप्लेस कर लिया, और पूनम गुप्ता जो है अब वो RBI की नई डेप्यूटी गवर्नर है। ओके, इनके साथ साथ में एक T रवि शंकर है, एक्चुअली ये पहले भी डेप्यूटी गवर्नर थे, अभी भी ये RBI के डेप्यूटी गवर्नर, इनका टर्म जो है वो 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, ठीक है। तो ये भी हो सकता है T रविशंकर, ये भी RBI गवर्नर है। और पूनम रावत जो अभी रिसेंट अपॉइंट हुई है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, पूनम रावत वाला, सॉरी पूनम गुप्ता वाला, ठीक है। मेरे को पूनम रावत याद आ गया, आप याद रखिए पूनम गुप्ता जो है वो अपॉइंट हुई है RBI की डेप्यूटी गवर्नर, और T रविशंकर जो पहले थे उनका टर्म 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ओके, अब आते हैं हम, ये हमारी नेशनल अपॉइंटमेंट्स थी इस मंथ की, अब हम आते हैं इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स, क्या क्या इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स हुई है इस मंथ में, ठीक है। तो सबसे पहले है त्रिनिदाद एंड टोबैको, जो याद रखिएगा अगर आप अटलांटिक ओशन देखेंगे तो साउथ अमेरिका के ऊपर ही आपको त्रिनिदाद एंड टोबैको कंट्री दिख जाएगी। इसके नई PM अपॉइंट हुई हैं, इनकी जो PM है और वो इनका नाम है कमला प्रसाद बेसर, याद रखिए कमला प्रसाद बेसेसर जो है वो इनका नाम है, यूनाइटेड नेशनल कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करती हैं, और शी विल बी द न्यू PM ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैको। ओके, नेक्स्ट कनाडा में इलेक्शंस हुए और कनाडा के PM अपॉइंट हुए, नाम है मार्क क्रेनी। तो मार्क क्रेनी जो है वो PM होंगे कनाडा के। ओके, और ये भी याद रखना है ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं, लिबरल पार्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल, एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं, नाम है मोहसिन नकवी। मैं बता दूं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है दैट इज PCB जो है उसके चेयरपर्सन है, और इनको अब एशियन क्रिकेट काउंसिल का प्रेसिडेंट जो है आप कह सकते हैं वो अपॉइंट कर दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है इक्वाडोर। इक्वाडोर अगर आप साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट देखेंगे तो आपको इक्वाडोर कंट्री दिखेगी, जो कि आप देखेंगे पैसिफिक ओशन को टच करती है। उस वहां पर प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं, तो वहां के जो नए प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है डेनियल नोबा, याद रखिए डेनियल नोबा जो है वो इक्वाडोर कंट्री के नए प्रेसिडेंट है। ओके, नेक्स्ट आता है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन की सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट हुई है, नाम है सिरले बॉचवे, याद रखिएगा सिरले बॉचवे जो है शी बिकेम द फर्स्ट अफ्रीकन वुमेन टू अज्यूम द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी जनरल ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन। सो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन की सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट हुए, नाम है शेरला बॉचवे। ओके, और बता दूं ये घाना जो कंट्री अफ्रीका में, अगर आप देखेंगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में घाना एक कंट्री है, वहां से बिलोंग करती हैं। 4 साल का इनका टेन्योर है, शी हैज बीन इलेक्टेड फॉर 4 ईयर टर्म। ओके, और जनरली जो सेक्रेटरी जनरल बनता है वो 2 बार 4-4 साल के लिए अपॉइंट हो सकता है, ठीक है। तो अभी जो बनी है उनका नाम आपको रखना है, क्वेश्चन थोड़ा एग्जाम में आने की चांसेस ज्यादा है, मैंने स्टार लगा दिया है क्योंकि पहली अफ्रीकन वुमेन है जो बनी है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम अपनी नेशनल न्यूज में, ये थी सारी अपॉइंटमेंट्स जो मैं नेशनल और इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स बता दी हैं। अब मैं आपको नेशनल न्यूज कवर करता हूं अप्रैल मंथ की। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले टेररिस्ट अटैक हुआ, आपको पता होगा जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर में कहां टेररिस्ट अटैक हुआ है, तो देखिए बाइसरन वैली है जिसको आप मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, है ना। ये पहलगाम एक टूरिस्ट स्पॉट है
जहां पर ये बाइसरन वैली है। और पहलगाम सिटी जो है, याद रखिएगा, ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर ये पहलगाम सिटी है। और पहलगाम सिटी में बाइसरन वैली है, जिसको मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं, वहां पर ये टेररिस्ट अटैक हुआ है, जहां पर 26 टूरिस्ट की डेथ हो गई है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कहां पर लोकेशन है, ये देख सकते हैं आप, ये आपको अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर पहलगाम है और यहीं पर यह अटैक हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है, इंडिया ने ऑफकोर्स ये अटैक जो है पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ने किया है, तो इंडिया ने इसी बात पर इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसको सस्पेंड कर दिया है। बता दूं, इंडस वाटर ट्रीटी 19 सितंबर 1960 में साइन हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जिसमें वर्ल्ड बैंक जो था वो मीडिएटर था ऑफ दिस ट्रीटी। ओके, इस ट्रीटी के अंदर जो 6 रिवर्स थी, उनमें से 3 रिवर्स जो है वो उसका एक्सक्लूसिव राइट पाकिस्तान को मिला, और 3 रिवर्स जो थी उसका एक्सक्लूसिव राइट इंडिया को मिला। तो पाकिस्तान को जो राइट्स मिले हैं 3 रिवर्स का, उनको कहते हैं वेस्टर्न रिवर्स, नाम है इंदस, झेलम और चिनाब। ओके, और इंडिया को जो 3 एक्सक्लूसिव राइट्स मिले, उन रिवर्स को कहते हैं हम ईस्टर्न रिवर्स, नाम है रवि, व्यास और सतलज। ओके, तो 6 रिवर्स आपको याद रखना है। इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो साइन की गई थी 1960 में। ठीक है, अब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, जब इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी, ठीक है, तो इंडिया के साइड से ऑफकोर्स आपको पता होगा देश के प्रधानमंत्री जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, और आपको मुझे बताना पाकिस्तान के साइड से उस टाइम कौन थे। इंडिया के साइड से तो मैंने बता दिया आपको, जवाहरलाल नेहरू थे। आप पाकिस्तान के साइड से मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक ये है कि इंडिया ने सस्पेंड की ट्रीटी, सो पाकिस्तान ने भी रिटेलिएट करते हुए शिमला एग्रीमेंट को सस्पेंड कर दिया। देखिए, शिमला एग्रीमेंट जो 1972 में साइन हुआ था, जब हमने पाकिस्तान को हराया था, आपको तो बांग्लादेश को नया कंट्री बनाई गई थी और पाकिस्तान को हमने हराया था 1972 में। ठीक है, उस टाइम पर 1971 का वॉर है एक्चुअली वो, और ये ट्रीटी हुई 1972 में, शिमला एग्रीमेंट। और इस ट्रीटी को कराने वाली थी हमारी इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। उनके साथ साथ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जो है जुल्फिकार अली भुट्टो, उन्होंने इस ट्रीटी को साइन किया था। ओके, बट अभी इसको पाकिस्तान ने सस्पेंड कर दिया है। ठीक है, इसके साथ साथ पाकिस्तान ने वाघा बॉर्डर को भी क्लोज कर दिया है, इंडिया के साथ ट्रेड जो है उनको भी स्टॉप कर दिया गया है, और इंडिया के एयरलाइंस का एयर स्पेस भी बैन कर दिया है कि वो पाकिस्तान के एयर स्पेस को यूज नहीं कर सकते। ठीक है, इंडिया ने बहुत कुछ किया था, आपको पता होगा इंडस वाटर ट्रीटी को बैन किया, इंडिया ने डिप्लोमेटिक टाइज जो है उसको डाउनग्रेड किए, बट अभी जो डिमांड है वो है इंडिया कुछ सर्जिकल स्ट्राइक टाइप का या कुछ भी अटैक जो है वो पाकिस्तान में करे, क्योंकि इंडिया की साइड से बहुत प्रेशर है। जिस तरह 26 टूरिस्ट की डेथ हुई है बिकॉज ऑफ दिस पाकिस्तान टेररिस्ट, ये इंडिया के साइड से आप देख सकते हैं फ्यूचर में ऐसा कुछ हो भी सकता है। ठीक है, बट आपको ये नहीं भूलना चाहिए दोनों ही न्यूक्लियर आर्म्ड नेबर्स हैं। ओके, और जिस तरह ये अभी ऑल बायलेटरल मैकेनिज्म जो है वो एक तरीके से फ्रोजन हो गए बिकॉज ऑफ दिस पहलगाम अटैक। ओके, तो ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए, नेक्स्ट है, अभी एक नया नेशनल पार्क बन गया है देश का, वो बन गया 107th नेशनल पार्क। देखिए, इंडिया में टोटल 106 नेशनल पार्क थे, बट लेटेस्ट जो बना है वो 107th नेशनल पार्क है, नाम है सिमलीपाल नेशनल पार्क। ये उड़ीसा में है। ओके, उड़ीसा में पहले एक ही नेशनल पार्क था, दैट इज भितरकनिका नेशनल पार्क, अब उड़ीसा में 2 हो गए हैं, एक भितरकनिका और एक सिमलीपाल, ये दोनों नेशनल पार्क अब उड़ीसा में हो गए हैं। ठीक है, और सिमलीपाल जो है वो 107th नेशनल पार्क है इंडिया का। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं, नाट्य शास्त्र और भागवत गीता। ठीक है, दोनों न्यूज में आ गए, दोनों ही इंपॉर्टेंट एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट है। ओके, नाट्य शास्त्र और भागवत गीता, इनको अभी यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में इंस्क्राइब किया गया है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि यूनेस्को की मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में कौन रिकॉग्नाइज हुए, तो आपको क्या नाट्य शास्त्र और भगवत गीता, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और याद रखिएगा इससे टोटल इंडियन इंस्क्रिप्शन जो आज तक यूनेस्को की मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में हो चुके हैं वो 14 हो जाते हैं आफ्टर एडिंग दीज टू। पहले 12 थे, अब ये दोनों को ऐड करने के बाद टोटल 14 हो गए। तो इन दोनों का नाम आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नेशनल जीरो मिजल्स रुबेला एलिमिनेशन कैंपेन। ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी रिसेंटली कैंपेन लॉन्च किया है, जहां पर मिजल्स और रुबेला को याद रखिए जो डिसीज है इसको एलिमिनेट करने का गवर्नमेंट का टारगेट है ना। और ये जो एलिमिनेट करने का टारगेट है वो है 2026 तक गवर्नमेंट ने टारगेट बनाया इसको एलिमिनेट करने का। ओके, और ये वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक जो है, जो 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक था, उसी टाइम पर 24 अप्रैल को ये कैंपेन जो है वो लॉन्च किया गया है, जहां पर आप 100% इम्यूनाइजेशन कवरेज करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा नेशनल जीरो मिजल्स रूबेला एलिमिनेशन कैंपेन में जो टारगेट रखा है गवर्नमेंट ने टू एलिमिनेट मिजल्स और रूबेला, वो कब तक का है, तो करेक्ट आंसर होगा 2026 तक। ओके, नेक्स्ट आता है इंडिया स्टील 2025, ये 6th एडिशन ऑफ इंडिया स्टील 2025 हुआ, जिसको इनॉग्रेट देश के प्रधानमंत्री ने वर्चुअली किया है। ओके, और इसको मुंबई में इनॉग्रेट किया, महाराष्ट्र में ऑन 24 अप्रैल 2025 में। और इस बार की जो थीम थी इस इंडिया स्टील 2025 की, वो थी शेपिंग द फ्यूचर ऑफ स्टील
ड्राइविंग कैपेसिटी ऑगमेंटेशन, सस्टेनेबिलिटी, डिजिटलाइजेशन एंड डाउनस्ट्रीम एप्लीकेशन, वो याद रखना आपको इस बार की थीम थी। ओके, 24 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल तक मुंबई महाराष्ट्र में आपको याद रखना इंडियन स्टील 2025 जो है वो अभी कंडक्ट किया गया है। ओके, नेक्स्ट आते हैं सेव अर्थ कॉन्क्लेव ऑन अर्थ डे। तो अर्थ डे आप सबको पता होगा 22 अप्रैल को हम अर्थ डे सेलिब्रेट करते हैं। इसी दिन सेव अर्थ कॉन्क्लेव जो है इसको इनॉग्रेट किया हमारे देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने। ओके, जिसको दिल्ली में इनॉग्रेट किया गया है। इसके अंदर एक्चुअली बहुत सारी चीजें बताई गई यहाँ पर। बैम्बू का पोटेंशियल जो है आज की डेट में क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने में, उसकी बात की गई। आपको पता होगा बैम्बू ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है कंपेयर टू नॉर्मल ट्रीज और ज्यादा ऑक्सीजन देता है कंपेयर टू नॉर्मल ट्रीज। तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट इंपैक्ट हो सकता है देश में क्लाइमेट चेंज के लिए, तो उसकी यहाँ पर डिस्कशन हुई है। ओके, नेक्स्ट है इंडिया का लार्जेस्ट इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल। इसको रिसेंटली हमारे यूनियन मिनिस्टर पोर्ट शिपिंग के वाटरवेज के मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने अभी रिसेंटली इसको लॉन्च किया है। और याद रखिए इंडिया का लार्जेस्ट इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल जो है वो मुंबई में है और वो अब ऑपरेशनल हो गया है। ओके, और यहीं से अभी एक रिसेंटली क्रूज शिप भी जो है उसको भी फ्लैग ऑफ किया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स ने। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फर्स्ट एटीएम ऑन ट्रेन। एटीएम में अब ट्रेन में भी एटीएम लग गया है। इंडियन रेलवे ने पहला एटीएम किसी ट्रेन में लगाया है, वो है पंचवटी एक्सप्रेस। कौन सी ट्रेन है? पंचवटी एक्सप्रेस, जो कि मुंबई और मनमड जो नासिक में है उसके बीच में रन करती है। ओके, तो ये एटीएम जो है फर्स्ट एटीएम लगाया पंचवटी एक्सप्रेस में। ओके, नेक्स्ट, इंडिया फर्स्ट गैलियम नाइट्राइड बेस्ड सेमीकंडक्टर प्लांट। ये क्वेश्चन आ सकता है, इंडिया का पहला गैलियम नाइट्राइड जो इसका प्लांट है इसका फाउंडेशन स्टोन रख दिया गया है। और ऑफ कोर्स ये आपका सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट रहेगा चिप मेकिंग के लिए, और जिसको छत्तीसगढ़ के नया रायपुर जो है वहां पर इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। ठीक है, तो ये आपका नया रायपुर, दैट इज एट छत्तीसगढ़। ओके, नेक्स्ट है वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025। आपको बता दूं वक्फ अमेंडमेंट अब एक्ट बन चुका है क्योंकि ये बिल पास हो चुका है। इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, इसलिए मैं यहां पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। देखिए मैंने यहाँ कुछ पॉइंट्स यहां पर मेंशन कर रखा है, इसको अब उम्मीद एक्ट 2025 भी कह रहे हैं, है ना। और इस एक्ट में पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएगी, मैंने एक डिटेल लेक्चर आप देख सकते हैं बनाया हुआ है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा आपको इस लेक्चर की, आप ये जरूर देख लेना, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025। ओके, तो वहां पर सारी चीजें मैंने डिटेल में आपको बताई हुई है। ओके, नेक्स्ट आते हैं मुंबई टेरर एक्यूज। आपको पता होगा 26 नवंबर 2008 में इंडिया में मुंबई में अटैक जो हुए थे, तो उसके जो एक्यूज है जिसका नाम है तहावुर राणा। ओके, जो कि यूएसए में छुपा हुआ था, इसको वापस इंडिया को याद रखिएगा इंडिया को रिटर्न कर दिया है ना। और ये पाकिस्तान बॉर्न कैनेडियन सिटीजन, नाम है तहावुर राणा। ओके, ये इंडिया वापस इंडिया इनको लाया जा रहा है। ओके, बिकॉज टू फेस द ट्रायल, जो कि मुंबई टेरर अटैक हुआ है उसके ट्रायल को फेस करने के लिए इसको इंडिया जो यूएस है उसने इंडिया को प्रोवाइड कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है, डिप्लोमेटिकली बहुत बड़ी बात है, कोई कंट्री आपको किसी पर्सन को बिकॉज ऑफ योर कंट्रीज टेरर अटैक वो आपको लौटा दे। ओके, सो इंडिया को अभी तहावुर राणा जो है वो मिल गए हैं। तो एग्जाम में आ सकता है कौन मुंबई बेस एक्यूज है जिसको भी यूएसए रिटर्न किया, तो करेक्ट आंसर भी तहावुर राणा। ओके, नेक्स्ट, इंडिया फर्स्ट ऑटोमेटेड बैट मॉनिटरिंग सिस्टम, नाम है बैट इकोमोन, याद रखिएगा। और इस बैट इकोमोन इंडिया का पहला रियल टाइम ऑटोमेटेड बैट मॉनिटरिंग सिस्टम है। बैट को आप यहाँ पर जो चमगादड़ होते हैं उनको मॉनिटर कर सकते हैं। इसको डेवलप किया कदम्बरी देश पांडे ने, उनके साथ साथ वेदांत बर्जे जो हैं अंडर जगदीश कृष्ण स्वामी के अंदर इनको याद रखिए इन्होंने डेवलप किया है। और ये कहाँ उन्होंने डेवलप किया? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट, जो कि कर्नाटका बेंगलुरु में सिचुएटेड है, वहां पर उन्होंने बैट इकोमॉन जो है वो स्टैब्लिश किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है गैब्रियल बोरिक। मैं बता दूं ये गैब्रियल बोरिक जो है वो एट प्रेजेंट प्रेसिडेंट है चिले कंट्री के। चिले कंट्री कहां पर है? साउथ अमेरिका का मैप देखो आप, वहां पर आपको चिले कंट्री दिख जाएगी। वहां के प्रेसिडेंट है, 5 दिन की विजिट पे इंडिया आए थे। ओके, इंडिया ये 1 अप्रैल को आते हैं, 5 डेज की विजिट थी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्रौपदी मुर्मू से इन्होंने मुलाकात भी की, और ये इनकी पहली विजिट थी इंडिया एज प्रेसिडेंट, मतलब एज द प्रेसिडेंट ऑफ चिले ये इनकी पहली विजिट थी इंडिया में। ओके, चलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स बताइए चिले जो कंट्री है, जो मैंने बताया आपको साउथ अमेरिका में कंट्री है, इसकी कैपिटल क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ चिले? आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। ओके, नेक्स्ट, महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट। देखिए महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट की बात करें तो अभी इसकी नई टर्मिनल बिल्डिंग जो है उसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है ना। और उसको फाउंडेशन स्टोन रखने के लिए खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा पहुंचते हैं, यानी कि हिसार हरियाणा पहुंचते हैं, जहां पर ये महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट सिचुएटेड है। ओके, और यहां से एक फ्लाइट भी फ्लैग ऑफ की गई है अयोध्या फ्रॉम द एयरपोर्ट। याद रखिए इस एयरपोर्ट से अयोध्या के लिए एक फ्लाइट भी लॉन्च की गई। ओके, तो आपको याद रखना महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट कहां पर है? दैट इज एट हरियाणा। ओके, इसका एक नया टर्मिनल जो है वो डेवलप हो रहा है। ओके,
नेक्स्ट है स्टार्टअप महाकुंभ 2025। ये स्टार्टअप महाकुंभ जो है आप देखेंगे 3 अप्रैल से लेकर 5 अप्रैल तक भारत मंडपम न्यू दिल्ली में इसको इनॉग्रेट किया गया। और इसको इनॉग्रेट करने के लिए कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल जो है वो प्रेजेंट थे। ओके, सेकेंड एडिशन का स्टार्टअप महाकुंभ है, जहां पर एक तरीके से प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है ये, जहां पर इन्वेस्टर्स, इंटरप्रेनर्स, थॉट लीडर्स ये सब एक साथ आ सकते हैं और डिस्कशन हो सकता है। ऑफ कोर्स इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ इससे बढ़ेगी। ठीक है, ऐसे जो कॉन्क्लेव्स होते हैं, जो इनॉग्रेशन होते हैं, याद रखिएगा, तो इससे बेटरमेंट होगा देश का। तो स्टार्टअप महाकुंभ आपको याद रखना है, दैट इज एट न्यू दिल्ली में ये हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है फर्स्ट इंडियन पोर्ट टू क्रॉस 200 मिलियन मेट्रिक टन। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कौन सा पहला इंडियन पोर्ट बना है जिसे 200 मिलियन मेट्रिक टन जो है वो याद रखिए उसको क्रॉस कर दिया है। और ये बना है मुंद्रा पोर्ट, याद रखिएगा। मुंद्रा पोर्ट में आपको बता दूं जो कि गुजरात में सिचुएटेड है ना। ये पहला इंडियन पोर्ट है जिसे 200 मिलियन मेट्रिक टन एनुअल कार्गो वॉल्यूम फाइनेंशियल ईयर 2025 में क्रॉस किया। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछाएगा कौन सा पोर्ट है, तो करेक्ट आंसर आपको लगाना है, दैट इज मुंद्रा पोर्ट इन गुजरात। ओके, नेक्स्ट समुद्र प्रदक्षिणा। ओके, तो ये क्या है? समुद्र प्रदक्षिणा क्या है? ये इंडिया की फर्स्ट ट्राई सर्विस ऑल वुमेन ग्लोबल सरकम नेविगेशन एक्सपीडिशन हो रहा है, जहां पर ट्राई सर्विस सारी सर्विसेज की वुमेन्स होंगी। और ग्लोबल सरकम नेविगेशन एक्सपीडिशन है, जहां पर मैं बता दूं ये शिप के थ्रू, जिसका नाम है इंडियन आर्मी सेलिंग वेसल, ये वेसल है IASV, इसके थ्रू मुंबई से इनको लॉन्च किया गया अप्रैल 2025 में। फिर ये सिचल्स पहुंचेंगी, उसके बाद वापस ये मुंबई आएंगी। करीबन 4000 नॉटिकल माइल की जर्नी जो है वो अगले 55 डेज में कवर करने वाली है। ओके, नेक्स्ट है फर्स्ट हिमालयन क्लाइमेट सेंटर। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा। फर्स्ट हिमालयन क्लाइमेट सेंटर जो है इसको इनॉग्रेट किया हमारे यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने। ठीक है, जो कि उधमपुर जम्मू एंड कश्मीर में बनाया गया है, इंडिया का पहला हिमालयन क्लाइमेट सेंटर। अब मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। ये एक तरीके से लैंडमार्क इनिशिएटिव है, जहां पर आपको एक्यूरेट वेदर और क्लाइमेट फोरकास्ट मिलेगा। ओके, आपको रिसर्च और स्टडी कर सकते हैं हाई एल्टीट्यूड कंडीशंस की थ्रू दिस हिमालयन क्लाइमेट सेंटर। ओके, जिसको इनॉग्रेट किया गया है कहां पर? दैट इज एट जम्मू एंड कश्मीर उधमपुर में। ओके, नेक्स्ट है इंडिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज। ओके, ये कहां पर है? ये बना है, याद रखिए, तमिलनाडु में। इंडिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज जो कि रामेश्वरम आइलैंड और मेनलैंड इंडिया को, याद रखिए, रामेश्वरम आइलैंड और मेनलैंड इंडिया को कनेक्ट करता है। ठीक है, इस ब्रिज को देख सकते हैं, यहां से कोई शिप को निकलना होगा तो ये जो है ये पार्ट ऊपर हो जाएगा। ठीक है, और ये वर्टिकल क्लियरेंस जो है वो प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इस ब्रिज को बनाया है रेल विकास निगम लिमिटेड ने, शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे RVNL ने इसको डेवलप किया है। ठीक है, चलिए, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको रिसेंटली ही लॉन्च किया है। चलिए, नेक्स्ट आते हैं, अब हम आते हैं नेशनल न्यूज जो थी वो हमारी सारी कवर हो गई है। अब हम आते हैं अपने इंटरनेशनल न्यूज में कि अप्रैल मंथ में इंटरनेशनल न्यूज क्या क्या थी। ओके, लेट्स स्टार्ट इंटरनेशनल न्यूज। देखिए, अब इंटरनेशनल न्यूज की बात करते हैं तो एशिया का, सॉरी, अफ्रीका का बिगेस्ट टेक इन स्टार्टअप शो जो है ये लॉन्च हुआ है। इसका नाम था गिटेक्स। क्या नाम था? गिटेक्स, यानी गिटेक्स अफ्रीका। ये पूछा सकता है गिटेक्स अफ्रीका कहां पे हुआ ये इवेंट, तो करेक्ट आंसर है मोरक्को में। मोरक्को अफ्रीका में कंट्री, वहां पे मार्केश जगह जहां पर ये याद है कि इंप्रेसिव पार्टिसिपेशन हुआ। अफ्रीका का लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप इवेंट था, नाम था गिटेक्स। ओके, इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया इस इवेंट में। इंडिया के साइड से याद रखिएगा स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर जो है जयंत चौधरी, उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया इंडिया को लेके। ओके, तो आपको डायरेक्ट पूछाएगा गिटेक्स अफ्रीका समिट 14 टू 16 अप्रैल में हुआ था, कहां हुआ है? तो आंसर आपको लगाना है मोरक्को। ओके, नेक्स्ट, फॉर्मर पेरू के प्रेसिडेंट है, नाम है ओलांटा हुमला। ये न्यूज में इसलिए आ गए क्योंकि याद रखिएगा फॉर्मर पेरू प्रेसिडेंट ओलांटा हुमला जो है इनको 15 साल की सजा मिली है बिकॉज ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग केस। तो पूछ सकते हैं किस कंट्री के प्रेसिडेंट को, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है उनको 15 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट मिली है? तो याद रखिए पेरू प्रेसिडेंट नाम है ओलांटा हुमला। ओके, नेक्स्ट, इंडिया ने विड्रॉ कर लिए ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी फ्रॉम बांग्लादेश। देखिए, बांग्लादेश को हम ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी देते थे। इसके अकॉर्डिंग क्या होता था, बांग्लादेश, आपको याद रखना है कि कोई भी अगर बांग्लादेश को कुछ चीज एक्सपोर्ट करनी हो, ठीक है, तो वो इंडिया के एयरपोर्ट्स को, इंडिया के पोर्ट्स को यूज कर सकता था और वो अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर लेता था। ठीक है, ऐसे कहते हैं हम ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी हम उनको प्रोवाइड करते थे। ओके, और ये फैसिलिटी हमने शेख हसीना गवर्नमेंट जब थी तब हमने ये फैसिलिटी उनको एक्सटेंड की थी, बट अब जो है ये फैसिलिटी हमने हटा ली है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। मोहम्मद यूनुस जो है अभी एट प्रेजेंट इंटरिम गवर्नमेंट जो है उसको संभाल रहे हैं, और शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ के अभी इंडिया में उन्होंने शरण ली हुई है। ओके, चलिए, नेक्स्ट है वर्ल्ड का फर्स्ट
3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन, ठीक है, वर्ल्ड का फर्स्ट 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन जो है वो कहां पर है? तो याद है कि इसको डेवलप किया गया है जापान में। डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा वर्ल्ड का फर्स्ट 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन, तो करेक्ट आंसर जापान है। नेक्स्ट, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएस जेडी वेंस जो है वो इंडिया की विजिट पर है। 4 दिन की विजिट पे आए थे, न्यू दिल्ली आए थे, ठीक है। 21 अप्रैल को वो आते हैं और 25 अप्रैल तक रहते हैं। और इसी टाइम पे आपको पता होगा 22 अप्रैल को देश में पहलगाम में टेरर अटैक हुआ था, जब वो देश में थे, ठीक है, जेडी वेंस थे। ओके, तो इनके साथ साथ उनकी जो वाइफ है उषा वेंस, वो भी यहाँ पर आई थी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, भी पूछ सकते हैं डायरेक्टली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएस कौन है, तो आपको करेक्ट आंसर बताना पड़ेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हंगरी जो कंट्री, आपको बता दूं जो यूरोप में है, हंगरी जो कंट्री है, ठीक है, उसने अपने आप को विड्रॉ कर लिया है आईसीसी से। आईसीसी क्या है? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से अपने आप को विड्रॉ कर लिया। हंगरी के जो प्राइम मिनिस्टर हैं विक्टर, उन्होंने अनाउंस किया है कि उन्होंने विड्रॉ कर लिया इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से। उन पर उन्होंने ऑफकोर्स इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पे ये इल्जाम लगाए हुए हैं कि मतलब जो आईसीसी है, ठीक है, वो तो पॉलिटिकल टूल हो गई है, जिसकी वजह से उन्होंने विड्रॉ किया है। और इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि पहली यूरोपियन कंट्री है जिसने विड्रॉ किया इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहली यूरोपियन कंट्री इसने विड्रॉ किया इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से, ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स बताइए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का हेडक्वार्टर कहां पर है, ठीक है, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, आईआईएम अहमदाबाद ने अपना पहला इंटरनेशनल कैंपस लॉन्च किया है और वो लॉन्च किया उन्होंने दुबई में। दुबई आप सबको बताओ यूएई में है और इस सितंबर में, याद है कि इसकी लॉन्चिंग भी है। आईआईएम का है अहमदाबाद का पहला इंटरनेशनल कैंपस, दैट इज एट दुबई। ओके, अब हम आते हैं स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की जो न्यूज है इस अप्रैल मंथ में, उनको डिस्कस करते हैं। ओके, सबसे पहले सोलर पावर इंस्टॉलेशन इन रेलवे स्टेशन, ठीक है। और राजस्थान जो है इसमें सबसे आगे है, हाईएस्ट नंबर ऑफ रेलवे स्टेशन जो है जहां पर सोलर पावर प्लांट जो है इंस्टॉल किए गए हैं 275 स्टेशन में। तो आप देख सकते हैं राजस्थान रैंक 1 पर है इन सोलर पावर इंस्टॉलेशन इन रेलवे स्टेशन। ओके, और आपको भी पता होगा इंडियन रेलवे का भी एम है कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करना है हमको 2025-2026 तक, और नेट जीरो कार्बन एमिटर बनना है टिल 2030 तक। ये कुछ टारगेट्स हैं, कभी कभी टारगेट्स आपसे पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है, ठीक है। और राजस्थान जो है, जो मेन क्वेश्चन ये था कि हाईएस्ट नंबर ऑफ रेलवे स्टेशन विद सोलर पावर प्लांट्स, तो कौन सा स्टेट है? तो करेक्ट आंसर है राजस्थान। ओके, नेक्स्ट, इंडिया का फर्स्ट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, ये कहां पर डेवलप किया जा रहा है? इंडिया का फर्स्ट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, तो ये आपके तमिलनाडु में कलपक्कम में इसको डेवलप किया जा रहा है, इंडिया का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। ओके, जो कि अगले मतलब एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट ईयर 2026 में इसको कमीशन भी किया जाएगा, ठीक है। और ऑफकोर्स ये जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होगा ये ज्यादा एफिशिएंट होगा कंपेयर टू नॉर्मल न्यूक्लियर रिएक्टर से ज्यादा एफिशिएंट होगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आता है फ्लेमिंगो कंजर्वेशन रिजर्व। डायरेक्टली अभी जो डीपीएस वेटलैंड है मुंबई में, ठीक है, इसको डिक्लेयर किया गया है फ्लेमिंगो कंजर्वेशन रिजर्व, जो कि महाराष्ट्र की स्टेट बोर्ड वाइल्ड लाइफ ने किया है। तो डायरेक्टली पूछ सकते हैं डीपीएस वेटलैंड जो कहां पर सिचुएटेड है, जो कि फ्लेमिंगो रिजर्व डिक्लेयर हुआ है, तो करेक्ट आंसर होगा मुंबई, महाराष्ट्र। ओके, नेक्स्ट, इंडिया का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज, याद रखिए इंडिया का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज कहां बना है? वो बना है अमरावती, आंध्र प्रदेश में। ये आपको दिख रहे होंगे चंद्रबाबू नायडू हैं जो कि आंध्र प्रदेश के सीएम हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन है कि इंडिया का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज, आपको आंसर लगाना है, दैट इज अमरावती, आंध्र प्रदेश। ओके, नेक्स्ट, फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंप्लीमेंट द कैटेगराइजेशन ऑफ रिजर्वेशन इन शेड्यूल कास्ट। देखिए शेड्यूल कास्ट जो है, आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी, ओके, और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो 2024 में आई थी, उस जजमेंट में ये बोला गया था कि शेड्यूल कास्ट के अंदर भी, याद है जैसे शेड्यूल कास्ट को जितना परसेंट रिजर्वेशन दिया गया है उसके अंदर आप रिजर्वेशन को क्या कर सकते हैं, मतलब कोटा के अंदर कोटा बना सकते हैं। मतलब लेट अस सपोज शेड्यूल कास्ट को 20% रिजर्वेशन है, ठीक है, तो अब आप इस 20% को भी डिवाइड कर सकते हैं कि शेड्यूल कास्ट में ये 10% इस शेड्यूल कास्ट को मिलेगा, 5% इसको मिलेगा, 2% इसको मिलेगा, ऐसे आप डिवाइड कर सकते हैं। मतलब स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कोटा विद इन कोटा बना सकती है, तो एटलीस्ट बेटर पेनिट्रेशन हो सकेगा रिजर्वेशन का, जिनको अभी तक नहीं मिला है उनको मिल पाएगा, ठीक है। तो यार ये तेलंगाना पहला स्टेट बन गया जिसने इंप्लीमेंट किया कैटेगराइजेशन ऑफ रिजर्वेशन इन शेड्यूल कास्ट इन द स्टेट, और इस सुप्रीम कोर्ट की 2024 की जजमेंट के बाद बनाने वाला पहला स्टेट बना है, दैट इज तेलंगाना। ओके, नेक्स्ट,
दीनबंधु पावर प्लांट डायरेक्टली पूछा गया, दीनबंधु पावर प्लांट जो है ये कहां पर है। याद रखिए इसका अभी रिसेंटली आप देखेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसका एक फाउंडेशन स्टोन जो है वो रखा है, इसकी 3rd यूनिट रखी है दीनबंधु पावर प्लांट की, क्योंकि नाम है इसका दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट, जो कि मैं बता दूं हरियाणा में सिचुएटेड है। कहां पर है? हरियाणा में सिचुएटेड है। ओके, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, याद रखिएगा, इन्होंने इसकी 3rd यूनिट जो है इसका फाउंडेशन स्टोन रखा है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, भीमराव अंबेडकर सेंचुरी, मतलब भीमराव अंबेडकर के नाम पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्टैब्लिश की है, और वो की है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। सागर डिस्ट्रिक्ट में बी.आर. अंबेडकर अभ्यारण्य के नाम से एक नई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उसको लॉन्च किया है। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं, नीलगिरी तार सेंसस, याद रखिएगा अभी रिसेंटली कोलैबोरेशन मतलब कोलैबोरेटिव कंजर्वेशन एफर्ट जो है वो केरल और तमिलनाडु ने मिलके सिंक्रोनाइज वे में नीलगिरी तार सेंसस जो है, तार ये आप देख सकते हैं, इसका सेंसस जो है वो कंडक्ट कराएंगे 24 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल के बीच में ये सेंसस जो है कंडक्ट किया गया है। ठीक है, ये पूछा जाता है नीलगिरी तार कहां मिलता है, तो ऑफकोर्स साउथ इंडिया में ही है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेट किया है टाइमलाइन फॉर प्रेसिडेंशियल एक्शन ऑन स्टेट बिल्स। ये न्यूज में है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो स्टेट बिल्स को गवर्नर रिजर्व करता है, ठीक है, और जो प्रेसिडेंट के पास जाते हैं वो बिल रिजर्व होने के बाद, ठीक है, स्टेट बिल्स, उनका एक पर्टिकुलर टाइमलाइन होना चाहिए। ऐसा नहीं प्रेसिडेंट अनलिमिटेड टाइम के लिए उस बिल पर बैठा रहे। ठीक है, तो इसके लिए टाइमलाइन क्या सेट की है, चलिए मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले आर्टिकल नंबर 201 के अंदर गवर्नर क्या है, जो स्टेट असेंबली बिल पास करती है उसको वो रिजर्व कर सकता है प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए। ठीक है, अंडर आर्टिकल 201। ओके, और जब वो प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करता है तो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई टाइम नहीं मेंशन है कि प्रेसिडेंट को कब उस बिल पर रिएक्ट करना पड़ेगा, वो चाहे तो कुछ नहीं करे, बिल पेंडिंग पड़ा रहे। ठीक है, तो अभी ये इशू आ रहे थे, तो इसको देखते हुए एपेक्स कोर्ट ने अभी रिसेंटली एक जजमेंट दी है। यहाँ पे जस्टिस जे बी पर्दीवाला और आर महादेवन, इन्होंने मिलकर एक जजमेंट दी है कि गवर्नर ये जो एक्शन कर रहा है कि बिल को वो रख लेता है प्रेसिडेंट के लिए और प्रेसिडेंट कुछ नहीं करता है, ये इलीगल है। ठीक है, तो तमिलनाडु के केस में ये सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी, और जजमेंट में उन्होंने क्लियरली क्लैरिफाइड किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज जो प्रेसिडेंट है वो भी इम्यून नहीं है जुडिशियल स्क्रूटिनी से, मतलब उन पर भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर वो लेजिस्लेटिव प्रोसेस को डिस्टर्ब कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं, तो उन पर जुडिशियल रिव्यू हो सकता है प्रेसिडेंट पे भी। और ये भी बोला गया प्रेसिडेंट का जब कोई बिल आएगा तो 3 महीने का उसके पास टाइमलाइन रहेगा, डेडलाइन रहेगी, जब तक उसको ये बिल को साइन करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर मान लो प्रेसिडेंट डिले करना चाहता है बियॉन्ड 3 मंथ्स, तो फिर देन सेंट्रल गवर्नमेंट को रीजन देना पड़ेगा कि वो 3 महीने से ज्यादा क्यों डिले कर रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिए टाइमलाइन रख दिया है कि प्रेसिडेंट को 3 मंथ्स के अंदर इस बिल को साइन करने पड़ेंगे। ठीक है, वैसे अनलिमिटेड टाइम तक बिल्स पर नहीं बैठ सकता। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अभी रिसेंटली आप देखेंगे हरियाणा गवर्नमेंट ने ऑफिशियली दो हड़प्पन सिविलाइजेशन साइट्स को लोकेट किया है। एक का नाम है तिगराना और एक का नाम है मीठाथल, याद रखिएगा। तो मीठाथल और तिगराना जो है, याद रखिए भिवानी डिस्ट्रिक्ट में, इनको प्रोटेक्टेड आर्कियोलॉजिकल साइट्स, मॉन्यूमेंट साइट जो है वो डिक्लेयर किया है हरियाणा गवर्नमेंट ने। तो पूछ सकते हैं कहां पर है तिगराना, कहां पर है, तो करेक्ट आंसर वुड बी हरियाणा। ओके, नेक्स्ट, त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी जो है ये कहां पर स्टैब्लिश होने वाली है। देखिए त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी जो लोकसभा में बिल पास कर दिया गया, यूनिवर्सिटी जो है वो गुजरात में आनंद में स्टैब्लिश की जाएगी। ठीक है, तो ये आपको याद है त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी जो है आनंद गुजरात में स्टैब्लिश की जाएगी। ओके, अब हम आते हैं अपने इवेंट्स और समिट्स पे और देखते हैं कौन कौन से इवेंट्स और समिट्स जो हैं वो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से न्यूज में है। थोड़ा सा पानी पी लेता हूं मैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कौन कौन से इवेंट्स और समिट्स जो हैं वो इस बार अप्रैल मंथ में न्यूज में थे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बिम्स्टेक समिट 2025, 6th बिम्स्टेक समिट हुआ 2025 में, जो कि बैंकॉक थाईलैंड में हुआ। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस बिम्स्टेक समिट को अटेंड भी किया। 3rd से 4th अप्रैल तक ये बिम्स्टेक समिट हुआ है। ठीक है, और बिम्स्टेक समिट का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। ओके, इसमें टोटल 7 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है। ओके, और इस बार की बिम्स्टेक की जो थीम थी वो थी बिम्स्टेक प्रॉस्पेरस, रेजिलिएंट एंड ओपन। याद रखिए बिम्स्टेक की थीम थी। ओके, और ये समिट कहाँ हुई, दैट इज बैंकॉक थाईलैंड में हुई है। तो आप सोचोगे अगली बिम्स्टेक की समिट कहाँ होने वाली है, तो देखिए बांग्लादेश जो है वो ऑफिशियली नया
चेयरमैन बन गया बिम्स्टेक का, ठीक है। तो अब अगली जो बिम्स्टेक समिट होगी वो बांग्लादेश में होगी, क्योंकि ये लीडरशिप थाईलैंड से अब किसके पास चली गई है, बांग्लादेश के पास। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं बिम्स्टेक के 7 कंट्रीज के आपको लीडर्स भी यहाँ पर दिख रहे होंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट आता है ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट। 9th एडिशन हुआ ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट का, जो कि 10th से लेके 12th अप्रैल तक ये कंडक्ट किया गया। कहां पर, दैट इज एट न्यू दिल्ली में। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने इस ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट को अटेंड भी किया। ओके, और इसको को ऑर्गेनाइज किया था, आपको याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने, है ना। उसके साथ साथ विथ न्यू दिल्ली बेस्ड थिंक टैंक कार्निग इंडिया ने मिलकर इस टेक्नोलॉजी समिट को ऑर्गेनाइज किया। और इस टेक्नोलॉजी समिट की जो थीम थी वो आपको याद है, संभावना, वो इस बार की थीम थी। तो थीम एग्जाम में थोड़ा आ सकती है, इसलिए मैं इसमें ट्रिपल स्टार लगा रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट है बुद्धा धम्मा एंड कल्चर ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ये क्या है, ये 2 दिन की कॉन्क्लेव हुई है, जिसका टाइटल था बुद्धा धम्मा एंड द कल्चर ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जो कि हुई है अरुणाचल प्रदेश में। 21 अप्रैल से कॉन्क्लेव जो है वो स्टार्ट हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है वेव्स समिट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये एग्जाम में जरूर आएगी। फर्स्ट वर्ल्ड ऑडियो एंड वीडियो एंटरटेनमेंट समिट, जो कि 1 मई से लेके 4 मई तक मुंबई में कंडक्ट की जा रही है, जो कि यार कि मुंबई में जियो सेंटर है, वहां पर ये वेव समिट जो है वो कंडक्ट की गई, और इसको इनॉग्रेट किया है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब हम आते हैं नेशनल और स्टेट न्यूज में। क्या क्या नेशनल स्टेट न्यूज में था इस अप्रैल 2025 में, उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान। ओके, ये अभियान आप देखेंगे 1 अप्रैल 2025 में इसका लॉन्च हुआ है। असम में इसको लॉन्च किया है, मतलब हेमंत बिश्व शर्मा जो है उन्होंने लॉन्च किया है। इसमें बेनिफिशियरी करीबन 30 लाख वुमेन्स जो असम की है उनको बेनिफिट मिलेगा, जहां पर 10,000 रुपए पर बेनिफिशियरी फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट, जिसमें वो पैसा अपने लाइफ स्टॉक, माइक्रो बिजनेस, प्लांटेशन वगैरह या हस्बैंड के बिजनेस में वो इन्वेस्ट कर सकती हैं, ठीक है। ये है मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान। ओके, सो वुमेन डेवलपमेंट के लिए याद रखिएगा, है ना, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ये स्कीम जो है असम गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। नेक्स्ट है पिंक ई रिक्शा स्कीम। ये स्कीम जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लॉन्च की, अगेन टू एम्पावर वुमेन के लिए ये स्कीम है, जहां पर वुमेन्स को इलेक्ट्रिक के 3 व्हीलर्स जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके, और जिससे और प्रेफरेंस जो है वो जनरली आप देखेंगे जो विडोज हैं, डाइवोर्सीज हैं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से हैं, उनको ये रिक्शा जो है वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है रेशम सखी योजना। ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की स्कीम है, रेशम सखी योजना, जहां पर एम्पावर किया जाएगा रूरल वुमेन्स को, ठीक है। इस स्कीम के अंदर आपको इनकम कैसे आप अर्न कर सकते हैं, थ्रू सिल्क वॉर्म, रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, जिसको आप सेरीकल्चर भी कहते हैं, उससे आप कैसे इनकम को अर्न कर सकते हैं, उसके लिए ये स्कीम बनाई गई है। गवर्नमेंट यहाँ पर आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी। ओके, नेक्स्ट है वन स्टेट वन आरआरबी, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से लॉन्च किया वन स्टेट वन रीजनल रूरल बैंक पॉलिसी, जहां पर अभी जहां पर एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए आरआरबी की कॉस्ट कटिंग करने के लिए उन्होंने आरआरबी को 43 से 28 पहुंचा दिया है, ठीक है। तो मतलब मर्जर हुए आरआरबी के। ओके, आरआरबी बता दूं आपको रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1976 के थ्रू स्टैब्लिश किया गया था, जिसका काम था रूरल क्रेडिट प्रोवाइड करना फार्मर आर्टिसंस और वर्कर्स को, ठीक है। तो अभी इसकी एफिशिएंसी को मैनेज करने के लिए इसको याद रखिएगा अमलगमेशन हो रहा है, मतलब इनको क्या किया जा रहा है, इनको कंसोलिडेट किया जा रहा है इन आरआरबी को ऑल ओवर इंडिया जो है, ठीक है। नेक्स्ट आता है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 क्या है, देखिए इसका भी जो ड्यूरेशन है वो 24-25 से लेके 2028-29 तक इसका याद रखना आपको ड्यूरेशन है। इसको इंप्लीमेंट कर रही है होम मिनिस्ट्री, ठीक है। ये जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है, सेम इसका एम क्या है, जो बैकवर्ड विलेजेस हैं, ठीक है, और जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर पर लोकेटेड हैं, ऐसी बैकवर्ड विलेजेस, वहां पर लोग माइग्रेट ना करें उन एरियाज से, ठीक है। तो उन एरियाज में डेवलपमेंट की जाए, ठीक है, उन एरियाज को डेवलप किया जाए, जो बॉर्डर एरियाज में बैकवर्ड विलेजेस हैं उनको डेवलप करने का गवर्नमेंट का एजेंडा है थ्रू वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ठीक है। और अगर देखो वहां डेवलपमेंट नहीं होगी, गरीबी होगी, एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, तो वो लोग वहां पर जो हॉस्टाइल हमारे एनिमीज है उनके प्रोपेगेंडा में फंस जाएंगे, उनकी हेल्प कर देंगे और ऐसे अटैक्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इन एरियाज को डेवलप करने के लिए हम वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स, ठीक है। स्पोर्ट्स को डिस्कस करते हैं, देखते हैं स्पोर्ट्स में क्या क्या चीजें अप्रैल मंथ में न्यूज में थी। देखिए सबसे पहले आते हैं मियामी ओपन टाइटल 2025, जो कि आपको पता होगा टेनिस का टूर्नामेंट है मियामी ओपन टाइटल 2025। इसको जीता अरियानका सबलिंका, क्या दिखेगा, अरियानका सबलिंका जो है उन्होंने इस मियामी टाइटल 2025 को जीत लिया है। ओके, नेक्स्ट
आईपीएल की फास्टेस्ट सेंचुरी मारने वाले इंडियन बैट्समैन कौन बन गए हैं? ये बन गए वैभव सूर्यवंशी। याद रखिए ये राजस्थान रॉयल्स से बिलोंग करते हैं, इनकी एज सिर्फ 14 साल है। 14 ईयर्स की एज में इन्होंने फास्टेस्ट सेंचुरी हिट कर दी है। ओके, और ये टारगेट उन्होंने किसके अगेंस्ट मारा है? गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट। ये भी आपका गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट मारा है। और ये इससे पहले सबसे फास्टेस्ट जो है वो क्रिस गेल के पास अभी भी है। 30 बॉल पे उन्होंने 100 हिट की थी और इन्होंने 35 बॉल्स पे 100 हिट की है, ठीक है। बट इंडियन बैट्समैन में सबसे फास्टेस्ट बन गए हैं वैभव सूर्यवंशी। ओके, नेक्स्ट, हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर बाय एन इंडियन एट आईपीएल हिस्ट्री, अगेन बाय एन इंडियन। वो बन गया अभिषेक शर्मा, जो कि आपको बता दूं सनराइजर्स हैदराबाद से बिलोंग करते हैं, ठीक है, इस टीम से बिलोंग करते हैं। इनका स्कोर है 141 जो कि सबसे हाईएस्ट है। और इन्होंने पंजाब किंग्स के अगेन ये स्कोर बनाया है, ठीक है। और वैसे ओवरऑल देखेंगे तो ब्रेंडन मैकुलम का है सबसे ज्यादा, बट इंडियन के पर्सपेक्टिव में अभिषेक शर्मा इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर मार्च 2025। तो मार्च 2025 में, ठीक है, कौन बने हैं आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ? देखिए ये अप्रैल में डिक्लेयर होता है, मार्च मंथ का कौन बना है, फिर ऐसे ही मई मंथ में अप्रैल मंथ का डिक्लेयर होगा, ठीक है। इसलिए आप देख रहे हैं अप्रैल मंथ में, आप सोचोगे सर मार्च का क्यों पढ़ा रहे हैं? तो मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि अभी अप्रैल मंथ का डिक्लेयर नहीं हुआ, मार्च मंथ का डिक्लेयर हुए थे, श्रेयस अय्यर बने थे, ठीक है। और जॉर्जिया वॉल जो ऑस्ट्रेलिया से वो वुमेन प्लेयर बनी थी, ठीक है। अब देखते हैं अप्रैल मंथ का कौन बनता है, ठीक है। नेक्स्ट, आईएसएसएफ वर्ल्ड कप ब्यूनो एरिस 2025। देखिए शूटिंग का वर्ल्ड कप है जो अलग अलग फेजेस में चल रहा है। इसका पहला लेग जो है वो अर्जेंटीना में ब्यूनो एरिस में हुआ था, जहां पे इंडिया ने टोटल 8 मेडल जीते हैं, 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल। और इंडिया की जो रैंकिंग थी वो याद रखिएगा रैंक 2 पे थे आफ्टर चाइना, हम रैंक 2 पे थे। ये इवेंट जो है 1 से लेकर 10 अप्रैल तक कंडक्ट किया गया ब्यूनो एरिस में, दैट इज एट अर्जेंटीना। ओके, इसका सेकंड लेग आया आईएसएसएफ वर्ल्ड कप का सेकंड लेग आया, वो आया लीमा, दैट इज एट पेरू में आया, ठीक है। यहाँ पे हमने टोटल मेडल जीते 7, जिनमें से 2 गोल्ड, 4 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल हमने यहाँ पर जीते। और यहाँ पर रैंक थी हमारी 3rd बिहाइंड चाइना एंड यूएसए। ये इवेंट हुआ है 13 से लेकर 22 अप्रैल तक। अब आप सोचो कितने ऐसे लेग होने वाले हैं, तो देखिए मैंने डेट आपके लिए लिख दी है। अभी ब्यूनो एरिस और लीमा का हो गया है, अब 3rd मई से लेकर 12 मई तक, फिर ऐसे जून में होगा, जुलाई में होगा, सितंबर में होगा, और दिसंबर में आप देख रहे हैं लास्ट जो है वो दिसंबर में होगा, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग लेग चलते रहेंगे, तो न्यूज में आएगा, तो मैंने आपको बता दिया, इसमें आप कंफ्यूज ना हो। ओके, नेक्स्ट है दैट इज, ये आपको याद रखना, ये एग्जाम में पूछा सकता है कि पॉच पॉच इनविटेशनल टूर्नामेंट, ठीक है, ये बता दो पॉच इनविटेशनल टूर्नामेंट जो साउथ अफ्रीका का टूर्नामेंट है, जहां पर नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है, विद अ थ्रो ऑफ 84.52 मीटर। तो पूछ सकते हैं थ्रो कितना था? 84.52 मीटर था, जिसमें हमारे नीरज चोपड़ा को 2025 का सीजन उन्होंने स्टार्ट किया विथ गोल्ड, और पॉच इन्विटेशन, याद रखिए पॉच इन्विटेशन टूर्नामेंट में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ओके, नेक्स्ट, फ्री स्टाइल चेस ग्रैंड स्लैम 2025, ये इवेंट किसने जीता है? नॉर्वे से बिलोंग करते हैं मैग्नस कार्लसन, उन्होंने इस टूर्नामेंट को जीता है, जो कि टूर्नामेंट पेरिस दैट इज फ्रांस में खेला जा रहा था, ठीक है। नेक्स्ट, डबल्स टाइटल एट WTT कंटेंडर ट्विनिस 2025। देखिए मिक्स्ड पेयर जो है, एक का नाम है मनुष शाह और दूसरे का नाम है दिया चिताले। ओके, तो इन्होंने दोनों ने मिलके, याद रखिएगा आपको, डबल्स टाइटल जीता है WTT कंटेंडर ट्विनिस 2025, जो कि जाके ट्यूनिशिया में जो हो रहा था, ठीक है। तो टेबल टेनिस का टूर्नामेंट आपको क्या है, दोनों का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, मिक्स डबल में इन्होंने टाइटल जीता है, मिक्स पेयर ने, ठीक है। नेक्स्ट, सेकेंड एशियन योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2025, इसमें ये चैंपियनशिप जो है वो 25 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल तक दिल्ली में कंडक्ट की गई, और दिल्ली में कंडक्ट की गई उसमें इंडिया की रैंकिंग जो थी वो 1st नंबर पे थी। इंडिया के पास टोटल 87 मेडल्स थे, जिसमें से 83 गोल्ड, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल इंडिया ने जीते हैं, ठीक है। और इंडिया के बाद जापान थी, फिर मंगोलिया थी, बट इंडिया रैंक 1 पे थी। ये सेकेंड एडिशन ऑफ एशियन योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप हुई है। फर्स्ट एडिशन जो थी वो बैंकॉक थाईलैंड में हुई थी 2022 में, यार 2022 में हुई थी, और ये सेकेंड एडिशन है। ओके, नेक्स्ट, विस्डन लीडिंग क्रिकेटर 2024, कौन बने हैं? जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंदाना जो है वो बनी है विस्डन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ 2024। ओके, नेक्स्ट है इंडिया सुपर लीग 2025, जो कि एक फुटबॉल टूर्नामेंट है, इसको जीता है मोहन बगान सुपर जायंट्स ने। इंडियन सुपर लीग 2025 का टाइटल जो है वो जीत लिया है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है पुणे FIDE वुमेन्स ग्रैंड प्रिक्स 2025, जो कि एक चेस का टूर्नामेंट है। इस चेस की टूर्नामेंट को इंडियन की ग्रैंड मास्टर नाम है कुनेरू हम्पी ने इस टूर्नामेंट को जीत लिया है, दैट इज पुणे FIDE वुमेन ग्रैंड प्रिक्स 2025 को। ओके, नेक्स्ट, सऊदी अरेबिया ग्रैंड प्रिक्स 2025, इसको ऑस्ट्रेलियन ड्राइवर हैं ऑस्कर प्यास्त्री, उन्होंने इस टूर्नामेंट को जीता है, ठीक है।
नेक्स्ट है बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2025। ये टूर्नामेंट मैक्लेरन के ड्राइवर हैं जिनका नाम है ऑस्कर प्यास्त्री, उन्होंने इस टूर्नामेंट को जीता है, ठीक है। और थर्ड जो है वो है जापानीज ग्रैंड प्रिक्स 2024। इसको मैक्स वर्स्टपेन जो कि रेड बुल के ड्राइवर हैं, उन्होंने इस टूर्नामेंट को जीता है। तो याद रखिएगा ये जो रेसिंग के इवेंट्स है ग्रैंड प्रिक्स होते हैं, ठीक है, ये एग्जाम में पूछे आते हैं। तो जो लेटेस्ट होंगे वो आपसे पूछ सकते हैं, ये अप्रैल मंथ के थे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025, और ये अवार्ड आप देखेंगे स्वीडन के पोल वॉल्टर नाम है, आर्मेन डुप्लांटिस, उनको ये मिला है मेल कैटेगरी में। और फीमेल कैटेगरी में आर्टिस्टिक है, जिम्नास्ट है, नाम है साइमन बेलीस, जो कि यूएसए से बिलोंग करती है, इनको मिला है वुमेन कैटेगरी में। ओके, दोनों का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है मॉन्टे कार्लो मास्टर्स 2025। ये क्या है? ये भी एक याद रखिए टेनिस का टूर्नामेंट है जिसको जीता है कार्लोस अल्कराज, जो कि स्पेन से बिलोंग करते हैं, उन्होंने इस टूर्नामेंट को जीता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है 15th हॉकी इंडिया सीनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025, ठीक है। अब आप देखिए ये टूर्नामेंट जो है वो किसने जीता हुआ है? 15th हॉकी इंडिया सीनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप, और ये टूर्नामेंट जो है वो डिफीट किया है मध्य प्रदेश को और जीता है याद रखिए हॉकी ने। तो हॉकी की पंजाब टीम ने मध्य प्रदेश को डिफीट किया है फाइनल में और 4 विन से इस ट्रॉफी को जीत लिया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 6th एशियन अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025। ओके, ये जो चैंपियनशिप है इसमें इंडिया ने टोटल 11 मेडल जीते, इनमें से एक ही गोल्ड था, 5 सिल्वर थे और 5 ब्रॉन्ज मेडल थे। ये सऊदी अरेबिया में कंडक्ट किया जा रहा था जो कि 15 अप्रैल से 18 अप्रैल तक चल रहा था। अब इसमें गोल्ड मेडल किसने जीता? देखिए एक ही गोल्ड है, तो गोल्ड किसने जीता है? याद रखिएगा हिमांशु। हिमांशु ने जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है। ओके, नेक्स्ट है 7th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025, ठीक है। और बता दूं ये 4 मई से लेकर 15 मई तक ये बिहार की 5 सिटीज में कंडक्ट होगा। ओके, और बिहार इसके बाद इस इवेंट कंप्लीट होने के बाद ऑल्सो होस्ट करेगा खेलो इंडिया पैरा गेम्स को, ठीक है। और इस बार का जो मैस्कॉट है 7th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, तो वो है गज सिम्बा, यानी आधा हाथी आधा शेर। ओके, तो गज सिम्बा जो है वो इस बार का मैस्कॉट है। ओके, नेक्स्ट है फर्स्ट इंडियन टू विन गोल्ड मेडल एट द वर्ल्ड बॉक्सिंग कप, जो कि ब्राजील 2025 में हुआ है। तो डायरेक्टली पूछ सकते हैं किसने जीता है। देखिए तो वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 होता है, ब्राजील में हो रहा था। यहाँ पे टोटल इंडिया ने 6 मेडल जीते हैं। इंडिया के पास एक गोल्ड आया, एक सिल्वर आया और 4 ब्रॉन्ज मेडल आए, ठीक है। और जिनमें से जो एक गोल्ड आया वो जीता है हितेश गुलिया जो है, उन्होंने एक गोल्ड हमको यहाँ पर जिताया है। तो इनका नाम आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027। ये जो 2027 में फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप होगा, याद रखिएगा इसका 10th एडिशन होगा। और ये कहां पे होने वाला है? ये होने वाला ब्राजील में। कहां होगा? दैट इज एट ब्राजील। तो ये भी आपको याद रखना है ना। और इससे पहले जो हुआ था वुमेन्स का फीफा वर्ल्ड कप, वो हुआ था 2023 में। जो 9th एडिशन था उसको ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने मिलकर को होस्ट किया था, और जीता किसने था? स्पेन ने जीता था, इंग्लैंड को फाइनल हराया था। तो स्पेन ने वुमेन्स वाला वर्ल्ड कप जीता था फुटबॉल का। अब देखते हैं नेक्स्ट जो एडिशन है 2027 का, जो कि ब्राजील में हो रहा है 10th एडिशन, उसको कौन जीतता है। ओके, नेक्स्ट है एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025। 21st एडिशन था एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप का। ओके, और ये कंडक्ट किया जा रहा था जॉर्डन में 25 मार्च से लेकर 30 मार्च तक अमान जॉर्डन में कंडक्ट किया गया है। ओके, और इंडिया की रैंकिंग आप देख सकते हैं 8th नंबर पर है। रैंक 1 पर ईरान है, इंडिया 8th रैंक पर है, 1 गोल्ड मेडल, 3 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज के साथ, तो टोटल 10 मेडल्स के साथ इंडिया जो है वो 8th रैंक पर है। और 1 गोल्ड मेडल जो है इंडिया को मनीषा भानवल, याद रखिएगा इन्होंने आपको 1 मेडल जितवाया है इन एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में। ओके, तो इनका नाम भी आप याद कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट है 12th मेंस एशिया कप हॉकी 2025। ये टूर्नामेंट 29 अगस्त से लेके 7 सितंबर 2025 में कंडक्ट किया जाएगा, और ये होने वाला है एंशियंट सिटी, जो कि बिहार की राजगीर सिटी है, वहां पर ये 12th एडिशन ऑफ मेंस एशिया कप हॉकी जो है वो इवेंट होगा। ओके, अब हम आते हैं इंडेक्स और रैंकिंग और रिपोर्ट्स पे, देखते हैं अप्रैल मंथ में क्या क्या इंडेक्स रैंकिंग जो है वो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। तो चलिए इंडेक्स रैंकिंग और रिपोर्ट्स को देखते हैं अप्रैल मंथ में क्या क्या न्यूज में है, ठीक है। सबसे पहले फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, तो नीति आयोग ने लॉन्च किया। ओके, जहां पर स्टेट्स की फिजिकल हेल्थ जो है वो उस मतलब ये जो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स है ये उसको इंप्रूव करने के लिए बनाया हुआ है। यहाँ पर आपको पता चलेगा कौन से स्टेट की बेटर फिजिकल हेल्थ इंडेक्स है, ठीक है। रैंक 1 पर जो है वो उड़ीसा, ये जरूर याद रखिएगा, पूछ सकते हैं कि फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में रैंक 1 किसने किया, टॉप किसने किया, तो करेक्ट आंसर होगा उड़ीसा। ओके,
नेक्स्ट, नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2025, इसको यूएनसीटीएडी जो है वो इसे पब्लिश करता है और इंडिया की जो रैंक है वो 36th है। याद रखिए इंडिया की रैंक क्या है, दैट इज 36। ओके, नेक्स्ट, बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड। इंडिया की साइड से कौन सा एयरपोर्ट है जो सबसे बिजिएस्ट है, तो इंडिया की साइड से जो एयरपोर्ट है वो है 9th एयरपोर्ट। याद रखिएगा 9th एयरपोर्ट जो है, 9th एयरपोर्ट नहीं कह रहा हूं मैं, 9th रैंकिंग है जो हमारे दिल्ली एयरपोर्ट है उसकी 9th रैंकिंग आई है बिजिएस्ट एयरपोर्ट में। और दिल्ली का एयरपोर्ट का नाम है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि 9th रैंक पर है इन टर्म्स ऑफ बिजिएस्ट एयरपोर्ट। ठीक है, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड के अकॉर्डिंग ये रिपोर्ट आई है। रैंक 1 पर जो सबसे ज्यादा बिजिएस्ट है वो एटलांटा एयरपोर्ट जो कि आपको याद है यूएसए में है, और रैंक 2 पे दुबई का एयरपोर्ट जो है रैंक 2 पर है। ठीक है, और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट रैंक 9th पर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है कुरिन जोसेफ कमिटी टू रिव्यू द सेंटर स्टेट रिलेशन। याद रखिए तमिलनाडु गवर्नमेंट ने कुरिन जोसेफ जो कि फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, उनकी रिकमेंडेशन में कमिटी स्टैब्लिश की गई है, 3 मेंबर कमिटी टू रिव्यू सेंटर स्टेट रिलेशंस, उसके लिए कमिटी स्टैब्लिश की गई है। ओके, नेक्स्ट है टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025। ये याद रखिएगा रैंकिंग जो अभी रिसेंटली अप्रैल में पब्लिश की गई, जहां पर टॉप यूनिवर्सिटीज एशिया की जो होती हैं उनकी रैंकिंग आती है। इंडिया के साइड से याद रखिएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है उसने टॉप किया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। ओके, जिसकी रैंक आई है 38th। ओवरऑल एशिया में 38th रैंक आई है, बट इंडिया के टर्म्स में सबसे टॉप रैंक इसी की थी। ठीक है, और ओवरऑल टॉप रैंक 1 और 2 आप देखेंगे दोनों ही चाइना की यूनिवर्सिटी है। 2 पे है पिकिंग यूनिवर्सिटी, और शिंगवा यूनिवर्सिटी जो है वो रैंक 1 पर है। ठीक है, तो चाइना की दोनों यूनिवर्सिटी रैंक 1 और 2 पे है। ठीक है, नेक्स्ट है 17.1 करोड़ इंडियन लिफ्टेड आउट ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी लेवल। ये भी वर्ल्ड बैंक ने बताया कि करीबन 17.1 करोड़ पीपल जो हैं वो इंडिया के एक्सट्रीम पॉवर्टी लेवल से अपलिफ्ट हो गए इन लास्ट 10 ईयर्स। तब 2011-12 से आप देखेंगे 2022-23 में करीबन 17.1 करोड़ पीपल लोग याद रखिएगा आपको लिफ्ट हुए हैं, एक्सट्रीम पॉवर्टी में थे अब उससे ऊपर आ गए हैं। ठीक है, और परसेंटेज के टर्म्स में 16% से अब 2.3% बस बचे हैं। ठीक है, और ये वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ रिपोर्ट में ये चीज पब्लिश की है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। अभी रिसेंटली इसको पब्लिश किया गया, कौन इसे पब्लिश करता है, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो इसे पब्लिश करता है। ओके, नेक्स्ट है ऑटोमेटिव इंडस्ट्री पावरिंग इंडिया पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल वैल्यू चेन। ये रिपोर्ट जो है वो किसने पब्लिश की है, ये रिपोर्ट याद है कि नीति आयोग ने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है, दैट इज ऑटोमोटिव इंडस्ट्री पावरिंग इंडिया पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल वैल्यू चेन्स। ठीक है, जहां पर इंडिया का ऑटोमोटिव सेक्टर को उसका कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस जो है वो इस रिपोर्ट के थ्रू पता चल जाएगा। ओके, नेक्स्ट है एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन लर्न टू ईट वेल रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट जो आई है यूनेस्को ने रिलीज की, एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन लर्न टू ईट वेल रिपोर्ट डूइंग द न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ। ओके, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा एजुकेशन न्यूट्रिशन लर्न टू ईट वेल रिपोर्ट जो है कौन पब्लिश करता है, तो करेक्ट आंसर यूनेस्को। ओके, अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स में, देखते हैं कौन कौन से थे फेस्टिवल्स हैं जो कि अप्रैल मंथ में न्यूज में थे। सबसे पहले है नवकर महामंत्र दिवस 2025 जो कि जैन का बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होता है। ठीक है, 9 अप्रैल 2025 में है ना नवकर महामंत्र दिवस 2025 जो है वो सेलिब्रेट किया गया। ये स्पिरिचुअल फेस्टिवल है जैन फिलॉसफी का। ओके, और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी खुद यहाँ पर इस फेस्टिवल में पहुंचे भी थे। इसका ग्रैंड ग्लोबल इवेंट भी जो है वो विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में कंडक्ट किया गया है और मोदी जी यहाँ पर पहुंचे थे इस नवकर महामंत्र दिवस में। ओके, नेक्स्ट है सरुल फेस्टिवल। देखिए सरुल फेस्टिवल में आपको बता दूं इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है आदिवासी कम्युनिटी का छोटा नागपुर रीजन के। छोटा नागपुर रीजन मतलब झारखंड, प्राइमरली झारखंड की बात कर रहे हैं, यार कि सरुल फेस्टिवल रिलेटेड टू झारखंड। ओके, नेक्स्ट है एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल 2025। ये फेस्टिवल बता दूं मैं लद्दाख का फेस्टिवल है और ये लेह कारगिल में जो लद्दाख के रीजन है वहां पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है। एप्रिकॉट प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं ये, यहाँ पर फेस्टिवल्स आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे बहुत अच्छे से ब्यूटीफुल फ्रूट जो आपके फूल हैं, ठीक है, फ्लावर्स हैं, वो एक तरीके से बाहर आते हैं, है ना, और ये बेस्ट टाइम भी होता है लद्दाख में विजिट करने का। ठीक है, और अभी आप देखेंगे जिससे पहलगाम में टेरर अटैक हुए हैं तो लोग अभी इन एरियाज में शायद मेरे ख्याल से कम जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है गारिया बोशो बोरोन उत्सव 2025। ये जो है एक इंपॉर्टेंट ट्राइबल हेरिटेज और उसके कल्चर को प्रमोट करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए त्रिपुरा का फेस्टिवल है। याद रखिएगा ये आपको त्रिपुरा के सीएम दिख रहे होंगे मनीष शाह जो कि इस फेस्टिवल को इनॉग्रेट भी कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है माधवपुर गेट फेयर। देखिए माधवपुर गेट फेयर जो एक 5 दिन का फेस्टिवल है जो कि पोरबंदर गुजरात में ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, और ये एक फेस्टिवल जो है ये कृष्ण और रुक्मणी को
याद रखना आपको, उनका जो कल्चर है वेस्टर्न और नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, ठीक है, उसको कंबाइन करने के लिए ये एक फेयर जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, दैट इज माधवपुर गेट फेयर। ओके, तो ये आपको याद रखना, यूनियन ऑफ कृष्ण और रुक्मणी के लिए फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। अब हम आते हैं अवार्ड्स पर, कौन कौन से इंपॉर्टेंट अवार्ड्स जो हैं वो इस बार 2025 में अप्रैल मंथ में दिए गए हैं। ओके, सबसे पहले आता है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ऑनर्ड विथ की टू द सिटी। ये अवार्ड मिला है की टू द सिटी इन लिस्बन, मतलब पुर्तगाल में, पोर्चुगल जो है कंट्री है, वहां पर लिस्बन की कैपिटल है, वहां पर ये अवार्ड मिला है। ऑफकोर्स इंडियन पोर्चुगल टाइज को बेटर करने के लिए अवार्ड दिया गया है, ठीक है। और अभी हमारी जो अप्रैल मंथ में हमारी जो देश की प्रेसिडेंट है वो दो कंट्रीज की विजिट में थी, एक तो पोर्चुगल था, उसके साथ साथ स्लोवाकिया था। ओके, तो ये आपको याद रखना है, स्लोवाकिया और पोर्चुगल कंट्री प्रेसिडेंट जो है वो विजिट पे गई थी, और यहाँ पर उनको पोर्चुगल ने की टू द सिटी इन लिस्बन अवार्ड प्रोवाइड किया है। ओके, नेक्स्ट है श्रीलंका का सबसे बड़ा अवार्ड, नाम है मित्र विभूषण, ठीक है। तो विद मित्र विभूषण जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ये अवार्ड, हाईएस्ट स्टेट ऑनर है श्रीलंका का मित्र विभूषण। ये श्रीलंकन प्रेसिडेंट अनुरा कुमार दिसानायके जो है, उन्होंने देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ये अवार्ड दिया है, ठीक है। 5 अप्रैल को ये अवार्ड दिया गया, और इसके मिलने के बाद प्राइम मिनिस्टर का 22nd इंटरनेशनल अवार्ड हो गया, याद रखिएगा। मतलब जो कंट्रीज उनको अवार्ड दे चुकी हैं उसके अकॉर्डिंग ये 22nd अवार्ड है। तो मेरा मानना है आपके एग्जाम्स में इस बार प्राइम मिनिस्टर को जो अवार्ड्स मिले हैं उस पर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि 22 अवार्ड सब टोटल हो चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट अवार्ड, दैट इज कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी। ओके, तो फिजी जो कंट्री है उसका सबसे बड़ा अवार्ड है, याद रखा, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी कंट्री का, फिजी कंट्री का सबसे बड़ा अवार्ड है, ये दिया गया है। मधुसूदन साय जो है उनको ये अवार्ड दिया गया है, क्योंकि उन्होंने एक सर सत्य साई संजीवनी चिल्ड्रंस हॉस्पिटल जो है वो खोला फिजी में, जिसका वेलफेयर बहुत सारे बेनिफिट्स मिला, वहाँ के हेल्थ केयर और सोशल वेलफेयर मिला, जिसकी वजह से उनको ये अवार्ड दिया जा रहा है, नाम याद रखिएगा। और ये देश में ऑलरेडी आप देखेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को ऑलरेडी मिल चुका है, तो इनको मिल रहा है, ये एक बड़ी बात हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, टाइट्रेक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2025। यहाँ पर आप देखेंगे सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट जो है ये वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट बना है 13th टाइम, और सेकंड रैंक पर है हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि दोहा में है, और थर्ड नंबर पे टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि जापान में है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड। ओके, नेक्स्ट है फर्स्ट इंडियन टू गेट फ्रेड ड्रिंगटन सैंड मास्टर अवार्ड 2025। ये अवार्ड उड़ीसा के पर्सन है, उड़ीसा के स्कल्प्टर हैं, आपने इनका नाम सुना होगा, नाम है सुदर्शन पटनायक। ओके, ये पहले इंडियन बन गए जिन्होंने इस फ्रेड डरिंगटन अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, ये अवार्ड उनको दिया गया है, जो कि इंग्लैंड में ये अवार्ड उनको मिला है, ठीक है। तो ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है लता दीननाथ मंगेशकर अवार्ड 2025, ये मिला है के बिरला को, यानी कुमार मंगलम बिरला जो है, जो कि चेयरपर्सन है आदित्य बिरला ग्रुप के, उनको ये अवार्ड दिया गया है ना। तो ये आपको याद रखना, ग्रैंड सेरेमनी हुई मुंबई में जहां पर उनको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर अवार्ड, एक तरीके से ये ऑनर है जो कि फ्रेंच गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया पायल कपाड़िया को, जो कि मुंबई बेस्ड एक फिल्म मेकर है, और इनको ऑर्डर ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स अवार्ड जो है वो फ्रेंच गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया हुआ है। और आपको पता होगा ये न्यूज में कब आई थी, पायल कपाड़िया 2014 में, उनकी 2014 में एक फिल्म थी, नाम था ऑल वी इमेजिन एज लाइट। ओके, इसने केन्स फिल्म फेस्टिवल जो कि 2024 में केन्स फिल्म फेस्टिवल का 77th एडिशन हुआ था, वहां पर इन्होंने ग्रैंड प्रिक्स जीता था अपनी मूवी ऑल वी इमेजिन एज लाइट के लिए, जिसकी वजह से पायल कपाड़िया वॉज इन न्यूज। ओके, नेक्स्ट है सरस्वती सम्मान, 34th सरस्वती सम्मान जो है वो मिला है साधु भंदेर दास जो है, उनको ये अवार्ड मिला है, और ये अवार्ड एक लिटरेरी का अवार्ड है। तो उनकी बुक स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा, ये बुक का नाम है, जिसकी वजह से उनको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है ये, आउटस्टैंडिंग लिटरेरी अवार्ड है, आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखना है, सरस्वती सम्मान। ओके, नेक्स्ट है नेशनल मैरीटाइम वरुणा अवार्ड। नेशनल मैरीटाइम वरुणा अवार्ड जो है, ये अवार्ड किसको दिया गया है, ये अवार्ड दिया गया राजेश उनी को, जो कि सिनर्जी मैराइन ग्रुप के फाउंडर है, उनको ये प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला है, क्योंकि उनका जो रोल रहा है मैरीटाइम सेक्टर में, कंट्रीब्यूशन रहा है मैराइन डेवलपमेंट में, जिसकी वजह से उनको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल यूथ अवार्ड 2025, ये अवार्ड मिला आकाश श्रॉफ को, ओके, जो कि फाउंडर है युवा स्पार्क के, याद रखिएगा फाउंडर है, और ये अवार्ड उनको मिला है कोलैबोरेटिंग फॉर देयर एफर्ट्स इन एनहांसिंग अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इन इंडिया। देश में अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के लिए उन्होंने बहुत वर्क किया है, जिसकी वजह से इनको ये अवार्ड दिया गया है। ओके,
तो अब हम आते हैं अपनी मिलिट्री एक्सरसाइजेस में, देखते हैं कौन कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइजेस जो हैं वो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है इस अप्रैल मंथ के लिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखिए सबसे पहले जो एक्सरसाइज है उसका हमें टाइगर ट्रम्प 2025, ये इंडिया यूएस की ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है जिसका 4th एडिशन था, और ये ट्राई सर्विस एक्सरसाइज विशाखापट्टनम में और बे ऑफ बंगाल में 1 अप्रैल से 13 अप्रैल के बीच में कंडक्ट की गई है। ओके, नेक्स्ट है 10 लीग एक्सरसाइज जिसका 6th एडिशन था। ये एक्सरसाइज इंडिया उज्बेकिस्तान की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज थी जो कि पुणे में कंडक्ट की गई है ऑन 16 अप्रैल। तो याद रखिएगा 16 अप्रैल से एक्चुअली स्टार्ट हुई है, ये 13 डेज आगे जो है 28 अप्रैल तक ये एक्सरसाइज चली है। आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से पूछ सकते हैं एक्सरसाइज कहाँ हुई है, तो करेक्ट आंसर पुणे महाराष्ट्र है। ओके, नेक्स्ट है मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज जिसका नाम है दैट इज इन्यूचॉस, याद रखिएगा फुल फॉर्म है INIOCHOS 25। ये इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया इस मल्टी नेशनल एयर एक्सरसाइज को, जो कि कंडक्ट किया गया है कहां पर, जो एक्सरसाइज कहां पे हुई है, ग्रीस में। याद रखिएगा ये एक्सरसाइज ग्रीस में कंडक्ट की गई है और इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया है। ओके, नेक्स्ट है इंडिया और अफ्रीका की नेवल एक्सरसाइज जिसका नाम है अकीमे। याद रखिए अकीमे एक्सरसाइज ये पूछ सकते हैं क्योंकि इंडिया के साथ तंजानिया ने को होस्ट की है इंडिया की फर्स्ट इंडियन अफ्रीकन नेवल एक्सरसाइज, नाम है अकीमे। अलग अलग करीबन आप देख सकते हैं अलग अलग कंट्रीज जो अफ्रीका से हैं उन्होंने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट भी किया। ओके, और ये एक्सरसाइज 13 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल तक कंडक्ट की गई है। ठीक है, तो ये आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखेगा कहाँ कंडक्ट की गई, तंजानिया में कंडक्ट की गई। ओके, नेक्स्ट है एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 10। ये एक्सरसाइज जो है अगेन मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है डेजर्ट फ्लैग 10, और इसको पार्टिसिपेट हमारे इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया। ये एक्सरसाइज हुई है यूएई में, कहाँ हुई है, दैट इज यूएई में 21 अप्रैल से लेकर 8 मई तक ये एक्सरसाइज कंडक्ट चलती रहेगी मतलब। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं साइंस एंड टेक में। ठीक है, तो ये हमारा था मिलिट्री एक्सरसाइजेस। अब हम आते हैं साइंस एंड टेक के पार्ट में, देखते हैं साइंस एंड टेक में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इंडिया का पहला सैटेलाइट जिसका नाम था आर्यभट्ट, इसको 50 साल हो गए कंप्लीट ऑन 19 अप्रैल 2025 में, क्योंकि 19 अप्रैल आप देखेंगे 19 अप्रैल 2025 में इसको 50 इयर्स आपको याद रखना है कंप्लीट हो गए। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछ सकते हैं इंडिया का पहला सैटेलाइट कौन सा था, करेक्ट आंसर आर्यभट्ट है। ओके, और याद है इसको बिल्ड किया था इसरो ने, ऑफकोर्स यहाँ पर आपकी मदद जो है वो आपको यूएसएसआर ने असिस्टेंस प्रोवाइड किया था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एक्सियम 4 मिशन। देखिए एक्सियम 4 मिशन जो है 29 मई को लॉन्च होगा, और इंडिया के साइड से जो सेकेंड पर्सन है जो स्पेस में पहुंचने वाले हैं वो होने वाले हैं, याद रखें आपको, शुभांशु शुक्ला। ओके, जो कि पायलट है इस मिशन के लिए, वो चूज हुए हैं। ठीक है, और ये किसके थ्रू, ये एक प्राइवेट कंपनी है एक्सियम स्पेस, वो ये यूएस बेस्ड प्राइवेट स्पेस कंपनी है, वो ये एक्सियम 4 मिशन जो है वो लॉन्च करेगी। ठीक है, और एग्जाम 4 मिशन एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, देखिए मई में ये न्यूज में आएगा, इसको वापस भी डिस्कस करेंगे। ये है शुभांशु शुक्ला, अभी आपको नाम इनका याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट आता है वुमेन स्पेशल टूरिस्ट रॉकेट सक्सेसफुली रिटर्न टू इंडिया। अब ये क्या है, वुमेन स्पेशल टूरिस्ट रॉकेट। देखिए फॉर द फर्स्ट टाइम ऑल वुमेन स्पेस टूरिस्ट सक्सेसफुली रिटर्न टू अर्थ आफ्टर अ शॉर्ट फ्लाइट। यहाँ पर टोटल 6 वुमेन्स को भेजा गया था, और जिनमें से यूएस की एक फेमस सिंगर कैटी पेरी जो है वो भी इस मिशन में थी, और ये जर्नी जो थी एक अपर लिमिट ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर पे जाती है ब्लू ओरिजिन रॉकेट के थ्रू, और सक्सेसफुली रिटर्न भी हो गई अर्थ पे। तो पूछ सकते हैं कौन सी फेमस सेलिब्रिटी थी या अमेरिकन सॉन्ग राइटर थी, तो आपको नाम याद रखना है, दैट इज कैटी पेरी। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं फोर्थ नेशन टू टेस्ट अ लेजर डायरेक्टेड वेपन सिस्टम। तो इंडिया फोर्थ नेशन बन गया जिसने याद रखिएगा लेजर डायरेक्टेड वेपन सिस्टम जो है वो डेवलप कर लिया, उसकी सक्सेसफुल टेस्टिंग भी हो गई है, और ये हेल्प करेगा जैसे एयरबोर्न टारगेट्स होते हैं उनको इंगेज करेगा, उसमें ये आपको हेल्प करेगा। ठीक है, इससे पहले रशिया, चाइना, यूएसए सक्सेसफुली डिमॉन्स्ट्रेट कर चुका है, इंडिया जो है वो फोर्थ कंट्री बनी है। चलिए नेक्स्ट है स्पेसएक्स का फार्म टू मिशन। तो ये पूछ सकते हैं फार्म टू मिशन क्या है। देखिए स्पेसएक्स का जो है, स्पेसएक्स आपको ही पता होगा, बहुत फेमस है स्पेसएक्स, आपने सुना होगा बहुत बार। ठीक है, जब भी हम स्पेस मिशंस की बात करते हैं तो स्पेसएक्स कंपनी जो है वो आपके दिमाग में जरूर आती होगी। ठीक है, एलॉन मस्क की कंपनी है। ठीक है, तो स्पेसएक्स ने एक बार हिस्ट्री बना दी है विद द प्राइम 2 मिशन, जहां पर पहली बार फर्स्ट एवर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट जो है वो ऑर्बिट करेगी अर्थ की ओवर इट्स पोल्स। तो पोल्स पर ही ऑर्बिट करने वाली है, तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये आपको एग्जाम में पूछा सकता है प्राइम 2 मिशन क्या है। ठीक है, किसका मिशन है, स्पेसएक्स का है। ठीक है,
अब हम आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स में, देखते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स जो हैं वो अप्रैल मंथ में न्यूज में थी और उनके ऑथर कौन कौन है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आते हैं बुक ग्रेट कंसिलेटर, अ बुक ऑन लाल बहादुर शास्त्री। ये बुक के जो ऑथर है वो है संजीव चोपड़ा। ओके। नेक्स्ट है बुक है ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव। ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव के जो ऑथर हैं उनका नाम आपको रखा सतीश जुआ। जनरल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड है सतीश जुआ जो इसके ऑथर हैं। और यहाँ पर आपको नायब सूबेदार चुन्नी लाल की जो इंपॉर्टेंट स्टोरीज है उसके बारे में यहाँ पर डिफाइन किया गया है। ओके। नेक्स्ट है बुक द इंडिया आई सॉ। ये बुक का नाम है द इंडिया आई सॉ और इसके ऑथर आप देखेंगे एक्चुअली ये एस राम एस अंबुजामल, याद रखिए अंबुजामल की बायोग्राफी है। ओके। जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है इंडिया आई सॉ में, द इंडिया आई सॉ में। और इसको यार ट्रांसलेट किसने किया है? श्री राम वी ने। तो इनका नाम आपको याद रखना है, श्री राम वी जो है उन्होंने ट्रांसलेट किया है। ओके। नेक्स्ट है संस्कृति के पंच अध्याय। ओके। पंचव्य अध्याय याद रखिएगा, संस्कृति के पांचवा अध्याय, ठीक है पंचव्य बोला हूं मैं, संस्कृति का पांचवा अध्याय। ओके। और संस्कृति के पांचवा अध्याय जो है ये एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो स्पीचेस हैं उसका कंपाइलेशन है। और इस बुक को लिखा किसने? श्री राम बहादुर जो है वो इसके ऑथर हैं इस बुक के। ठीक है। नेक्स्ट है कन्नड़ नॉवल है, नाम है हार्ट लैम्प। देखिए हार्ट लैम्प जो है वो न्यूज में इसलिए क्योंकि कन्नड़ राइटर नाम है बानू मुश्ताक, इनकी जो शॉर्ट स्टोरी है नाम है हार्ट लैम्प। इसको अभी इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए सेलेक्ट किया गया। आप देखते हैं कोई अवार्ड मिलता है कि नहीं। अभी तो देखिए ये सेलेक्ट हुई हैं तो इसलिए हार्ट लैम्प जो है वो न्यूज में आ गया। और इस हार्ट लैम्प को ट्रांसलेट किया है कन्नड़ से इंग्लिश में, उसका नाम है यार के दीपा भास्ती जो है वो उन्होंने कन्नड़ से इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक नॉवल है, नाम है कश्मीरी शॉल। इसके ऑथर कौन है? इसकी ऑथर है रोजी थॉमस। तो पूछ सकते हैं कश्मीरी शॉल की ऑथर कौन है? तो रोजी थॉमस जो है वो इसकी ऑथर है। ओके। नेक्स्ट है रामानुजन जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन। ओके। ये बुक जो अभी रिसेंटली इसको ऑथर जो है वो है अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा जो है वो इसके ऑथर हैं। और नेशनल आर्कीव ऑफ इंडिया ने इस बुक को अभी रिसेंटली रामानुजन जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन न्यू दिल्ली में इसको इनॉग्रेट किया है, लॉन्च किया है। तो हम आते हैं इंपॉर्टेंट डेज में, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज हैं, उनकी थीम्स क्या हैं, उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो इसको जल्दी जल्दी करेंगे इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स को। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ओडिशा का फाउंडेशन डे जिसको आप उत्कल दिवस कहते हैं, ये 1 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार 88th एनिवर्सरी थी ओडिशा की, क्योंकि 1 अप्रैल 1936 में ओडिशा जो है वो सेपरेट हुआ था। ओडिशा पहले बंगाल प्रेसिडेंसी का पार्ट हुआ करता था, बट उसको 1936 में एक सेपरेट स्टेट बनाया गया। इसलिए उत्कल दिवस जो है वो हम 1 अप्रैल को जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है। 1 अप्रैल 1936 में आपको याद रखना है उड़ीसा को एक सेपरेट स्टेट बनाया गया था। नेक्स्ट है 62nd नेशनल मैरीटाइम डे। तो पूछा जाता है नेशनल मैरीटाइम डे कब सेलिब्रेट करते हैं? तो करेक्ट आंसर 5 अप्रैल। वर्ल्ड हेल्थ डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 7 अप्रैल को। थीम थी हेल्दी बिगिनिंग्स होपफुल फ्यूचर्स। वर्ल्ड होम्योपैथी डे 2025 इसको हम 10 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। और थीम जो थी वो थी एजुकेशन प्रैक्टिस एंड रिसर्च। इंग्लिश में कहेंगे, याद रखिए इंग्लिश में याद रखिए एजुकेशन प्रैक्टिस एंड रिसर्च जो है वो इस बार की थीम थी। ओके। नेक्स्ट नेशनल सेफ मदरहुड डे, ये हम 11 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। ऑफ कोर्स ये टू रेज द अवेयरनेस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैटरनल हेल्थ केयर, अवेयरनेस को रेज करने के लिए दिन जो है सेलिब्रेट किया जाता है। और ये बर्थ एनिवर्सरी होती है कस्तूरबा गांधी जो कि वाइफ थी महात्मा गांधी, उस दिन हम इसको सेलिब्रेट करते हैं ऑन 11 अप्रैल। नेक्स्ट है सियाचिन डे, 13 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि इस दिन हमारा जो ऑपरेशन मेघदूत है वो सक्सेसफुल हो गया था। इंडियन आर्मी पहले जाकर सियाचिन पॉइंट को कवर कर लिया था, कैप्चर कर लिया था और एक की स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। ओके। तो ये 13 अप्रैल को किया था। 13 अप्रैल 1984 में वो मिशन नाम था ऑपरेशन मेघदूत, इसीलिए 1980 याद रखिए, इसीलिए हम 13 अप्रैल सियाचिन डे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है बी आर अम्बेडकर जयंती, इसको भीम जयंती कहते हैं। इसको हम 14 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बी आर अम्बेडकर। और बता दूं एक न्यूयॉर्क सिटी है जिसने वहां के मेयर जो है एरिक, उन्होंने 14 अप्रैल को ऑफिशियली डिक्लेयर, याद रखिएगा 14 अप्रैल को ऑफिशियली प्रोक्लेम किया 14 अप्रैल को बी आर अम्बेडकर डे जो है वो न्यूयॉर्क में सेलिब्रेट किया जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इनको भारत रत्न भी मिल चुका है 1990 में, बट ऑफकोर्स डेथ होने के बाद पोस्टमसली इनको भारत रत्न मिल चुका है। इनका बर्थ जो है वो महू में हुआ था, दैट इज एट मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है वर्ल्ड हेरिटेज डे, 18 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी हेरिटेज अंडर थ्रेट फ्रॉम डिजास्टर एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। नेक्स्ट है सिविल सर्विस डे, इसको हम 21 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं।
17th एडिशन का सिविल सर्विस डे था, जिसको इनॉग्रेट किया हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड अर्थ डे, ठीक है, इसको सेलिब्रेट करते हैं 22 अप्रैल को। थीम थी आर पावर आर प्लेनेट। ओके, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे 23 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी रीड योर वे। नेशनल पंचायती राज डे 24 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है पंचायत का 1992 का, ये इंप्लीमेंट हुआ था 24 अप्रैल 1993 में, तो इसलिए हम 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी मलेरिया एंड्स विथ अस, री इन्वेस्ट, री इमेजिन, री इग्नाइट, वो इस बार की थीम थी। ओके, और इंडिया ने मलेरिया को देश से खत्म करने का जो टारगेट बनाया वो है 2030। वर्ल्ड वेटनरी डे एनिमल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी थीम थी एनिमल हेल्थ टेक्स अ टीम, ये इस बार की थीम थी। 26 अप्रैल को हम वर्ल्ड वेटनरी डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। ओके, अब हम आते हैं कुछ प्रोजेक्ट्स, ऐप और पोर्टल में जो कि न्यूज में थे इस अप्रैल मंथ में। सबसे पहले आते हैं भू भारती पोर्टल, जो कि एक लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट के लिए पोर्टल लॉन्च किया है तेलंगाना गवर्नमेंट ने, जिससे कि आपका जो लैंड रिकॉर्ड है वो सिंपल हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और इजिली असेसिबल हो जाएगा टू द पब्लिक। तो उसके लिए तेलंगाना गवर्नमेंट ने भू भारती पोर्टल जो है वो लॉन्च किया है। नेक्स्ट है भागीरथी ऐप फॉर वाटर कंजर्वेशन, ये उत्तराखंड गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है भागीरथी ऐप, जिसके थ्रू वाटर कंजर्वेशन कैंपेन जो है सरकार का, ठीक है, उसमें बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी इस भागीरथी ऐप से। ये ऐप गवर्नमेंट को एनेबल कर पाएगी कि क्या एक्शंस लेने चाहिए, है ना, कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं, क्रिटिकल वाटर्स को कैसे रीस्टोर कर सकते हैं, उस सब में ये ऐप जो है वो गवर्नमेंट को इनेबल करेगी। ओके, नेक्स्ट, और ये उत्तराखंड गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट आता है ऑबिटरीज पर डिस्कस करते हैं, किन किन की डेथ हुई इस अप्रैल मंथ में, उसको डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले है मनोज कुमार, बहुत फेमस बॉलीवुड एक्टर है मनोज कुमार, इनकी डेथ हो गई एट द एज ऑफ 87। ओके, इनको पद्मश्री भी मिला हुआ है 1982 में। ओके, नेक्स्ट है पद्म विभूषण अवार्डी नाम है कुमुदिनी लाखिया, याद रखिए बहुत फेमस कथक डांसर है, और इनको 2025 में, आपको याद रखना है 2025 में इनको पद्म विभूषण जो है वो डिक्लेयर किया गया था। इंडिया की सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो इनको डिक्लेयर किया गया। गुजरात से बिलोंग करती है, बट इनकी अभी रिसेंटली डेथ हो गई है। ठीक है, नाम याद रखिएगा, दैट इज कुमुदिनी लाखिया। नेक्स्ट आते हैं, दैट इज इसरो के फॉर्मर, इसरो के चेयरमैन रहे हैं, नाम है के कस्तूरी रंजन, इनकी भी डेथ हो गई। और बता दूं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई थी, उसको ड्राफ्ट करना, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन रहे हैं, मतलब एक तरीके से आप कहते हैं किन पिन रहे हैं ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, और इसरो के भी चेयरमैन रह चुके हैं, बट इनकी डेथ हो गई है। नेक्स्ट है हरिदत्त कापरी, ये बास्केटबॉल कैप्टन रहे हरिदत्त कापरी, इनकी भी अभी रिसेंटली डेथ हो गई है, फॉर्मर इंडियन कैप्टन रहे हैं बास्केटबॉल के। नेक्स्ट है फर्स्ट लैटिन अमेरिका एंड जूसिस पोप इन हिस्ट्री, देखिए पोप फ्रांसिस जो है पहले लैटिन अमेरिकन जो बॉर्न हुए हैं अर्जेंटीना में, ठीक है, और जूसिस पोप जेसुइट सॉरी पोप फ्रांसिस जो है, आपको नाम याद रखना, पोप फ्रांसिस जो है फर्स्ट लैटिन अमेरिका कंट्री में बॉर्न हुए, अर्जेंटीना में बॉर्न हुए। ठीक है, अभी इनकी डेथ हो गई है, वेटिकन सिटी जो है उसने अनाउंस किया है, तो यह नाम आपको याद रखना है। ठीक है, पोप फ्रांसिस की। नेक्स्ट है पद्मश्री अवार्डी नाम है धरीपल्ली रामिया, जो कि वन जीवी के नाम से भी जाने जाते हैं, तेलंगाना स्टेट से बिलोंग करते हैं, इनको पद्मश्री दिया गया था 2017 में बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, और इनकी अभी रिसेंटली इनकी भी डेथ हो गई है। okay? नेक्स्ट है राम साय पांडे, इनकी भी डेथ हो गई एट द एज ऑफ 92। बुंदेलखंड रीजन से बहुत फेमस रहे, मध्य प्रदेश के सागर साइड से, और ये एक फेमस, आपको याद रखना है, ट्रेडिशनल डांस की लेगेसी को प्रमोट करते हैं। ये राय फोक डांस जो है उसको प्रमोट करने में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। ठीक है, अब हम आते हैं जीआई टैग्स में, कुछ जीआई टैग्स जो है अभी रिसेंटली इस अप्रैल मंथ में दिए गए, तो उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आता है दैट इज, चलिए सबसे पहले हम जीआई टैग्स देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले टोमेटो चिली, नाम इसको कहते हैं चपाटा चिली। ठीक है, तो चपाटा चिली या टोमेटो चिली आप कह सकते हैं, इसको जीआई टैग मिला तेलंगाना के साइड से, याद रखिएगा तेलंगाना से बिलोंग करती चपाटा चापटा सॉरी नाम है चापटा चिली। ठीक है, तो ये चापटा चिली जो है इसको टोमेटो चिली भी कह रहे हैं, और तेलंगाना की तरफ से इसको जीआई टैग प्रोवाइड हुआ है। ठीक है, मतलब तेलंगाना से बिलोंग करता है तो वहां के फार्मर्स को बेनिफिट होगा, जीआई टैग उनको मिल गया है। ठीक है, चपाटा चिली, सॉरी इसको चपाटा चिली कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम, ये दोनों को जीआई टैग मिला। ये बिलोंग कहां से करते हैं, ये बिलोंग करते हैं मेघालय से, तो याद रखिए रेंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम को जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट है कनाडी पाया, इसको जीआई टैग मिला है, ये बिलोंग करता है केरल से, जो कि एक यूनिक है
और ये एक ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट है जिसको जीआई टैग मिला है। ओके, बैम्बू से बना होता है ये, और इसकी थर्मल क्वालिटीज बहुत अच्छी है, मतलब गर्मी के टाइम पे ये ठंडी का एहसास दिलाएगा और ठंड के टाइम पे गर्म का एहसास दिलाएगा। ठीक है, तो इसको जीआई टैग मिला है जो कि बिलोंग करता है केरल से। नेक्स्ट है शहनाई और तबला, इसको जीआई टैग मिला है यूपी वाराणसी, याद रखिएगा, वहां से इसको जीआई टैग प्रोवाइड हुआ है जो कि बहुत बेनिफिशियल होगा वाराणसी काशी के लिए। नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल की तरफ से, वेस्ट बंगाल में 7 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिले हैं, तो 7 प्रोडक्ट्स में आपको बता देता हूं। एक है कमार, याद रखिएगा, कमार पुकर व्हाइट बोंडे, ओके, जो कि ट्रेडिशनल स्वीट है, इसको जीआई टैग मिला है वेस्ट बंगाल से। मुर्शिदाबाद चना बोरा, ओके, ये भी स्वीट है जिसको जीआई टैग मिला है। विष्णुपुर मोतीचूर लड्डू, इसको भी जीआई टैग मिला, अगेन स्वीट डिश है, सब वेस्ट बंगाल से हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दैट इज रादू निपगल राइस, याद रखिए, रादू निपगल राइस जो है ये एक राइस की वैरायटी है जिसको जीआई टैग मिला है, रादू निपगल राइस जिसको जीआई टैग मिला है, वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता है। मालदा निस्तरी सिल्क यान, ओके, इसको भी जीआई टैग मिला है वेस्ट बंगाल से। नॉलन गुरे संदेश जो कि एक याद रखिएगा स्वीट की वैरायटी है, इसको भी जीआई टैग मिला है। और गोवाज है बारू, दैट इज बरूपुर गोवास, याद रखिएगा, बरूपुर गोवास जो है जिनको जीआई टैग मिला है। तो 7 प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग मिला है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, वेस्ट बंगाल के हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है दैट इज कुंभकोनम बीटल लीफ, यहां पर आप देख रहे होंगे कुंभकोनम बीटल लीफ आपको दिख रही होंगी, और ये है थोवलाई फ्लावर गार्लैंड। ओके, तो ये दोनों को जीआई टैग मिला है और ये दोनों बिलोंग करते हैं तमिलनाडु से। कहां से बिलोंग करते हैं? तमिलनाडु से। तो ये आपको याद रखना है, दैट इज कुंभकोनम बीटल लीफ और थोवकलाई फ्लावर गार्लैंड। ओके, ये दोनों ही तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, इनको जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, तो ये कुछ अच्छा एक और है जीआई टैग, दैट इज सौदागरी ब्लॉक प्रिंट। ठीक है, ये बिलोंग करते हैं अहमदाबाद गुजरात से, जिनको जीआई टैग प्रोवाइड किया गया है। तो ये कुछ जीआई टैग्स थे जो कि इस अप्रैल मंथ में न्यूज में थे, वो मैंने आपको सारे बता दिए हैं। अब हम आते हैं कुछ मिसलेनियस और अपने लास्ट पार्ट में अप्रैल मंथ के, और इसके बाद आपकी ये जो करंट अफेयर्स है वो कंप्लीट हो जाएगी। चलिए मिसलेनियस को कवर करते हैं। सबसे पहले आता है फोर्ब्स का एनुअल वर्ल्ड बिलियनियर्स लिस्ट 2025। देखिए ये लिस्ट जो है, इसके अकॉर्डिंग इंडिया जो है वो 3rd हाईएस्ट नंबर ऑफ बिलियनियर्स जो है वो इंडिया में है। ठीक है, और फर्स्ट पे है यूएसए, सेकंड पर है चाइना, इंडिया जो है वो 3rd रैंक पर है। सबसे ज्यादा बिलियनियर्स जो है वो इंडिया में 3rd रैंक पर है। और अभी भी एलॉन मस्क जो है यूएस के रिमेन रिचेस्ट पर्सन है इन द वर्ल्ड, और मुकेश अंबानी जो है वो 18th रिचेस्ट पर्सन है। देखिए रैंकिंग वगैरह तो चेंज होती रहती है, बट ये ओवरऑल रैंकिंग याद रखनी है आपको कि इंडिया की रैंकिंग 3rd है अभी। ठीक है, न्यू चोला इंस्क्रिप्शन जो कि मिले हैं सोमागिरी हिल्स में, ये बता दूं मैं मदुरई डिस्ट्रिक्ट में तमिलनाडु में सोमागिरी हिल्स है। यहाँ पे जो नए चोला इंस्क्रिप्शन मिले हैं ये लिंक करते हैं राजा राजा चोला से, याद रखिएगा, और करीबन 1000 एडी, यानी प्रॉबली डेट जो पता चल रही है वो 1000 एडी पुरानी डेट्स हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट है माउंट कैनलॉन। माउंट कैनलॉन अभी रिसेंटली न्यूज में था बिकॉज ऑफ द एरप्शन। ओके, और ये वॉल्केनो आपसे पूछ सकते हैं कहां पर है ये वॉल्केनो, तो करेक्ट आंसर जो है फिलीपींस इज द करेक्ट आंसर, याद रखिए फिलीपींस इज द करेक्ट आंसर। तो ऑफकोर्स रिंग ऑफ फायर के पार्ट में जो रिंग ऑफ फायर है, ठीक है, उसका वन ऑफ द एक्टिव वॉल्केनो है ये, जिसका नाम है माउंट कैनलॉन। ओके, नेक्स्ट है कुल्दाबाद टाउन का नाम रख दिया गया रत्नापुर। ठीक है, कुल्दाबाद टाउन बता दूं महाराष्ट्र का टाउन है, और इसका नाम अभी रीनेम किया गया है, और इसका रीनेम क्या कर दिया गया नाम, दैट इज रत्नापुर जो है उसका ओरिजिनल नाम जो है इसको वापस इसकी आइडेंटिटी दिलवा दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है दैट इज यिम क्विंग ट्राइब। याद रखिए यिम क्विंग ट्राइब, देखिए इंडिया और म्यांमार के बीच में अब जो फ्री बॉर्डर रिजाइम होता था, जहां पर आप म्यांमार इजिली जा सकते थे बिना कोई पासपोर्ट के, ऐसे म्यांमार के लोग इंडिया आ सकते थे फ्री मूवमेंट रिजाइम के अंदर। ठीक है, तो अब ये हटा दिया गया है फ्री मूवमेंट रिजाइम, और इवन फेंसिंग भी स्टार्ट कर दी गई है इंडिया और म्यांमार की बॉर्डर में, जिसकी वजह से ये यिम क्विंग ट्राइबल काउंसिल जो है वो इस पर विद्रोह कर रही है, प्रोटेस्ट कर रही है, क्योंकि उनके बहुत से लोग म्यांमार में रहते हैं और म्यांमार के बहुत लोग इंडिया में रहते हैं, जिसकी वजह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, तो याद ये पूछ सकते हैं ट्राइब कहाँ की है, तो करेक्ट आंसर आपको बताना है दैट इज नागालैंड की है। कहाँ की है ये? नागालैंड की, जो अभी एट प्रेजेंट आप देखेंगे ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है वर्ल्ड का फर्स्ट यूनिक प्लेटफॉर्म, नाम है क्यू शील्ड। ये वर्ल्ड का फर्स्ट यूनिक प्लेटफॉर्म है जिसको डिजाइन किया गया है फॉर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योर करने के लिए, यूजिंग क्वांटम सेफ साइबर सिक्योरिटी सोल्यूशन। उसका यूज करके ये क्वांटम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर उनको सेव करेगा। ठीक है, और ये जो है वर्ल्ड का फर्स्ट यूनिक प्लेटफॉर्म क्यू शील्ड जो है इसको लॉन्च किया गया है
QNU लैब्स के थ्रू, जो कि एक स्टार्टअप है ना, सपोर्टेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक अंडर नेशनल क्वांटम मिशन के अंदर ये स्टार्टअप है, इसलिए इसको लॉन्च किया है। और कब लॉन्च किया गया? 14 अप्रैल को लॉन्च किया गया, जिस दिन वर्ल्ड क्वांटम डे था, उस दिन इसको लॉन्च किया गया है। ओके, नेक्स्ट है मिसेस ग्लोब इंटरनेशनल 2025, ये बनी अनुराधा गर्ग। आपको याद रखना, अनुराधा गर्ग जो है वो मिसेस ग्लोब इंटरनेशनल 2025 जो है वो बनी है। अगेन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इंडिया फर्स्ट मिसेस ग्लोब इंटरनेशनल बनी है, जो कि इवेंट चाइना में हो रहा था, तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ पर आप एक पर्सन को देख रहे होंगे, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन, अभी इन्होंने रिजाइन कर दिया है, नाम है क्लॉस। ओके, तो क्लॉस स्कावब जो है वो इनका नाम है। इन्होंने रिसेंटली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ये चेयरमैन थे, और अभी इन्होंने चेयरमैनशिप से, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की चेयरमैनशिप से रिजाइन कर दिया है। तो अगेन एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा क्लॉस स्कावब जो है इन्होंने किस ऑर्गेनाइजेशन से रिजाइन किया? तो करेक्ट आंसर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से। ओके, और 1971 में ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो स्टैब्लिश हुई थी। चलिए, नेक्स्ट है फर्स्ट स्वैप किडनी ट्रांसप्लांट। तो फर्स्ट स्वैप किडनी ट्रांसप्लांट ये कहां पे हुआ, पॉसिबल हो पाया है? तो ये हुआ एम्स रायपुर ने सक्सेसफुली कैरिड किया है फर्स्ट स्वैप किडनी ट्रांसप्लांट, जिसको आप किडनी पेयर ट्रांसप्लांट भी कह रहे हैं। तो पूछा सकता है इंडिया में फर्स्ट किडनी स्वैप फर्स्ट स्वैप किडनी ट्रांसप्लांट कहा हुआ है? तो करेक्ट आंसर एम्स रायपुर। ओके, नेक्स्ट है लांजिया लांजिया साउरा ट्राइबल ग्रुप। लांजिया साउरा ट्राइबल ग्रुप जो है, इनकी जो वुमेन्स हैं, इन्होंने मैंगो हार्वेस्ट में बहुत अच्छा डांस वांस करती हैं। ठीक है, मैंगो हार्वेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट सीजन है इनके लिए, है ना। और ये ट्राइब कहाँ से बिलोंग करती है? ट्राइब बिलोंग करती है उड़ीसा से, है ना। और ये उड़ीसा की जो ट्राइब है, पीवीटीजीज हैं, ये पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं। और अभी इन्होंने मैंगो हार्वेस्ट सीजन जो है इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैंगो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, फ्रूट होता है, जो कि इनकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसी के लिए वुमेन्स जो वहां पर डांस करती हैं, और कौन सी ट्राइब की वो वुमेन्स होती है जो डांस करती हैं? वो है सारवा ट्राइबल ग्रुप की। ओके, जो कि उड़ीसा से बिलोंग करता है। नेक्स्ट है महुआ दनार वोल्फ सेंचुरी। याद रखिए, महुआ दार वोल्फ सेंचुरी जो है, बता दूं, इंडिया की पहली वोल्फ सेंचुरी है, जो कि झारखंड में सिचुएटेड है। कहां पे सिचुएटेड है? झारखंड में सिचुएटेड है। तो ये आपसे पूछ सकते हैं महुआ दार वोल्फ सेंचुरी जो है वो कहां पर है? तो करेक्ट आंसर है झारखंड में। और इंडिया की पहली और ओनली वोल्फ सेंचुरी है ना, जो पलमाऊ टाइगर रिजर्व है झारखंड में, उसी के विद इन ये वोल्फ सेंचुरी बनी हुई है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये चीज याद रखनी है। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा होगा हमारा जो अप्रैल मंथ है उसकी सारी करंट अफेयर जो है वो मैंने डिस्कस कर दी है। अब आप सोचोगे सर आपने जो अप्रैल मंथ की करंट अफेयर्स पढ़ाई है, ठीक है, क्या इसकी पीडीएफ मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है। इस नंबर पर व्हाट्सएप करोगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, जो भी चार्जेस होंगे वो हम आपको बता देंगे। और अब आप सोचोगे क्या सर ये करंट अफेयर्स पढ़ने से एग्जाम निकल जाएगा क्या, सिर्फ करंट पढ़ने से? तो सिर्फ करंट पढ़ने से नहीं, आपको सब्जेक्ट वाइज भी करंट अफेयर्स, करंट सब्जेक्ट वाइज भी आपको आनी चाहिए चीजें, जैसे कि पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स। इसका क्या करें? तो इसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन देता हूं। देखिए, मैंने आपके लिए सब्जेक्ट वाइज आपको मैं एमसीक्यू सीरीज प्रोवाइड कर देता हूं। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज जैसे जैसे पॉलिटी सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, हिस्ट्री सब्जेक्ट है, ये सारे सब्जेक्ट्स के आपको मैं 1000 एमसीक्यूज पर सब्जेक्ट प्रोवाइड करूंगा। देखिए, मैंने आपको सैंपल भी दिए हुए हैं किस तरह के एमसीक्यूज होंगे। देखिए, ये पॉलिटी के सैंपल्स के एमसीक्यूज हैं, या आपके हिस्ट्री के सैंपल्स के एमसीक्यूज हैं। और ये सैंपल्स को आप यूज कर सकते हो, मतलब ये सैंपल जो है आप देख सकते हो, और उसके अकॉर्डिंग आप इस बुकलेट को बाय कर सकते हो। हर सब्जेक्ट यहां पर हमने कवर किया हुआ सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू सीरीज के लिए। आप सोचोगे ये बुकलेट मिलेगी कैसे? तो आपको नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा हो, इस पर आप व्हाट्सएप कर देना, हम आपको डिटेल्स बता देंगे कैसे आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अब ऐप को डाउनलोड करें। ठीक है, और जब आप ऐप को डाउनलोड करेंगे तो आपको ये कोर्स मिलेगा, कॉम्बो ऑफर कोर्स। आप कहेंगे सर कॉम्बो ऑफर क्या होता है? देखो, एग्जाम को अगर आपको क्रैक करना है तो 3 चीजें आनी चाहिए। एक, करंट अफेयर्स, आप मानेंगे बिल्कुल करंट अफेयर्स। दूसरा, हर सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट पार्ट जिसको आप स्टैटिक जीके कहते हैं। और सब्जेक्ट वाइज जितने भी सब्जेक्ट हैं, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन सबके सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज। अगर आपने ये तीनों चीजें सॉल्व कर ली तो एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा आपके लिए। ठीक है, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके और एमसीक्यू सीरीज सब्जेक्ट वाइज। ओके, तो इसका मैंने आपके लिए एक सोल्यूशन बना दिया, सबका एक कोर्स बना दिया मैंने तीनों को ऐड करके, और इस कोर्स का नाम है कॉम्बो ऑफर कोर्स।
ये आपको मेरे एप्लीकेशन में मिल जाएगा। आप एप्लीकेशन में जाइए और इस कोर्स में आप ये कूपन लगा देना 1,000,040, तो आपको 40% ऑफ भी आपको इस कोर्स में मिलेगा, ठीक है। और ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिए यहाँ पर करंट अफेयर, स्ट्रैटेजी को ये कोर्स अपडेट भी होता रहता है टाइम टू टाइम। याद रखिएगा डेली बेसिस में ये कोर्स अपडेट होता है। इसमें करंट अफेयर्स, एमसीक्यू सीरीज, स्ट्रैटेजी के सब लेटेस्टली अपडेट होती हैं। तो अगर आपने ये सॉल्व कर लिया तो एग्जाम की आप टेंशन छोड़ दो, इस कोर्स में ही सब कुछ, सारे एग्जाम्स आपके इस कोर्स में यहाँ पर छुपे हुए हैं, ठीक है। ये अगर आपको ये कोर्स नहीं लेना है, आपको ये वीडियोस वगैरह नहीं देखनी है, पीडीएफ वगैरह नहीं चाहिए, आपको सिर्फ पीडीएफ चाहिए, ओनली पीडीएफ, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दो, नंबर जो दिया हुआ है, तो आपको पीडीएफ भी हम प्रोवाइड कर देंगे। ओके, तो लेट मत करो, तुरंत जाकर आप इस कोर्स को बाय करिए। जितने भी सीरियस स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए वन टाइम सोल्यूशन है कॉम्बो ऑफर कोर्स, जो कि मेरे एप्लीकेशन में अवेलेबल है। ओके, यहाँ पर मेरा लेक्चर होता है कंप्लीट। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। बहुत मेहनत से, बहुत टाइम लगा, देखिए बीच बीच में मैं थक भी रहा था, मैं पानी भी पी रहा था, तो एटलीस्ट आपको लगाओ मैंने मेहनत की है। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिए, जिसमें मैं आपके लिए और भी ऐसे अपने मंथली करंट अफेयर्स के वीडियोस बनाता रहूं। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो यार, जिसमें आपको हमारी फर्दर लेक्चर्स की डिटेल्स मिलती रहे। जो लोग फर्स्ट टाइम आए, एक बार चैनल को विजिट कर लो, आप खुद देखोगे टोटली अपडेटेड चैनल है। हर चीज हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। आपको कोई भी कोर्स लेना, आप एक बार एप्लीकेशन डाउनलोड करो, आपको वहां पर सारे कोर्सेज हमारे अवेलेबल मिल जाएंगे। ओके, और आपको सिर्फ नोट्स चाहिए सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पर आप व्हाट्सएप करके उन नोट्स को बाय कर सकते हो। ओके, तो अब यहाँ पर मुझे चलना होगा। ओके, तो थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।